Achievers Junction. Achievers Junction. नमस्कार। देखिए, मैं फिर आ गई और आपके लिए फिर एक मेहमान को लेकर आ गई हूँ। अचीवर्स जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पर, भोजपुरी डायरी के आज के इस पन्ने पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने पूरे 1 महीने मेरे कार्यक्रम को देखा, सफल बनाया, समय समय पर बेबाकी से अपनी बात कही, मुझे सुझाव दिया, अपना आशीर्वाद दिया। कितना आपको मैं आभार आपका प्रकट करूं वो कम होगा। बस इसी तरह अपनी संध्या के साथ जुड़े रहिए और उसको समय समय पर बताते रहिए, प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। इसी तरह मैं आपके लिए भोजपुरी साहित्य के नायाब सितारों को आकाश से तोड़ तोड़ कर आपके लिए लाती रहूंगी। जी हाँ, आज भी ऐसे ही एक नायाब सितारे को आपके पास लेकर आई हूं। हाँ, आज का विषय है भोजपुरी आंदोलन, कल, आज और कल। हाँ, कल की बात भी जानेंगे, आज की बात भी जानेंगे और आने वाले कल की बात भी हम जानेंगे। तो तैयार है ना आप? चलिए, आज के मेहमान से मैं आपको मिलवाती हूँ। भोजपुरी डायरी के आज के इस पन्ने पर हस्ताक्षर करने आ रहे हैं भोजपुरी साहित्य के अनन्य विद्वान, मर्मज्ञ, इतिहास पर काम करने वाले, एक बहुत बड़े कालखंड को पचा लेने वाले और आज के जमीन पर दमदार अपनी हस्ती बनाने वाले श्री ब्रजभूषण मिश्र जी, डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र जी, स्वागत है। नमस्कार। मेहमान जो भी हमसे लोग जुड़ सुन रहे रहे हैं हैं और आप भोजपुरी डायरी के इस पृष्ठ आपका पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी संध्या बहुत बहुत स्वागत है कि आपने मुझे मौका दिया कि आज बुलाया और अचीवर्स जंक्शन, भोजपुरी डायरी और संध्या, मनोज भाऊ, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया है। बहुत बहुत आप लोगों का आभार और धन्यवाद। आप जो हमसे जानना चाहेंगी उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जी जी, बस आपसे जानने के लिए मैंने आपको अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया है और मैं 2 पंक्तियों से बात शुरू करती हूँ। किसी ने कहा है, जो हमारे स्टूडियो में आए हैं, उन्होंने कहा है कि दिल के हाल बताई का, आपन हाल सुनाई का। दिल के हाल बताई का, आपन हाल सुनाई का, भीतरे भीतरे अहुरत बा, भीतरे भीतरे अहुरत बा, का रोई का गाई का, बाकिर अब रोवे अगावे के नेखे। हमनी के प्लेटफॉर्म पर रुआ आ गई नी, रुआ भोजपुरी आंदोलन के हाल बतावे के बाद तैयार बानी नु मेरे प्यारे दर्शकों? हम बताए। जी जी जी, हम भोजपुरी आंदोलन के बाद हम का कैले बानी, मैंने क्या किया है यह मैं नहीं बताने वाला हूँ। लोगों ने, संस्थाओं ने, पत्रिकाओं ने भोजपुरी के आंदोलन को बढ़ाने के लिए क्या किया है उसे मैं रखना चाहूंगा। जी जी, और क्या कर रहे हैं लोग वह मैं रखना चाहूंगा, और क्या होने वाला है यह भी रखना चाहूंगा। मैं अपनी बात नहीं कहूंगा, लोगों ने जो किया है, लोग जो कर रहे हैं, लोग जो करने वाले हैं वही मैं कहूंगा। इसलिए इसमें मुझे उम्मीद है कि पूरी पारदर्शिता रहेगी। बहुत कम समय में बहुत बात को समेटना कहना संभव नहीं है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि कोई भी मुख्य बिंदु छूटने न पाए, यह मेरी कोशिश रहेगी।
जरूर, बहुत बहुत आभार आपका। आप इतने बड़े संकल्प के साथ हमारी डायरी के आज के पन्ने पर आए हैं। आपका संकल्प हम लोग मिलकर पूरा करेंगे, क्योंकि यह अकेली बात नहीं है। माई भाषा के सेवा के सवाल बा तो हमनी के मिल के चले के। अरहुआ बारे में, आपके विषय में थोड़ी सी बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आपने बहुत सारे भोजपुरी साहित्य में रचनाएं की हैं। आलोचना और समीक्षा के क्षेत्र में आपका विशेष हस्तक्षेप रहा है। विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम के निर्माण में आपका हमेशा योगदान रहा है, लेखन के स्तर पर, रचनात्मक स्तर पर भी और संगठनात्मक स्तर पर भी आपने बहुत काम किया है। साथ ही साथ आपने परामर्श मंडल में रह करके बहुत नायाब परामर्श हमारे एकेडमिक्स को दिए हैं, भोजपुरी के एकेडमिक्स को दिए हैं और विभिन्न संस्थाओं को आपने दिया है। आप लगातार अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन से जुड़े रहे हैं और देश के भोजपुरी के जितने भी शीर्ष संस्थाएं हैं उन सब में आपकी सदस्यता, आपकी पदधारिता और आपका योगदान, आपका हस्तक्षेप बना रहा है और आप हमेशा एक सकारात्मक व्यक्ति के रूप में उभर कर आए हैं। माई भाषा के सच्चे सेवक के रूप में आप आए हैं। आप आंदोलनों में शुरू से लेकर आखिर तक अपनी प्रतिभागिता देते रहे हैं और पैनी नजर आपकी जो है वो सबसे खास बात है। जितनी खास है उतनी खतरनाक भी है। अच्छी बात है कि भोजपुरी की माई भाषा को ऐसा सपूत मिला है। बात को आगे बढ़ाते हैं इसी के साथ कि भोजपुरी आंदोलन में, हो सकता है आपके बारे में बहुत सारी बातें मुझसे छूट गई हों और समय समय पर हम लोग उन बातों को रखेंगे। भोजपुरी आंदोलन में डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र जी को मैं फिर अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे बीच में डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र जी आए हैं और बड़े मनुहार करके ये बुलाए गए हैं। तो डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र सर, आप भोजपुरी आंदोलन की शुरुआत कब से मानते हैं और कैसे मानते हैं, ये भी बताइएगा कि उस समय इसका स्वरूप कैसा रहा है। संध्या और जो लोग भी सुन रहे हैं उसमें से हो सकता है कि बहुत लोग इस बात को जानते भी हो और बहुत लोग जानते भी हैं। मैं उस बीच की पीढ़ी का व्यक्ति हूं। मेरे पहले 2 पीढ़ियां आंदोलन वाली गुजरी हैं और मेरे बाद भी 2 पीढ़ियां मैंने आई हैं और मैं बीच की पीढ़ी का हूं। मेरे समवयस्क जो 70-80 के दशक में भोजपुरी से जुड़ने वाले लोग भी जो हैं वो हमारी पीढ़ी के हैं। मुझे पिछली पीढ़ी के लोगों को देखने, सुनने, जानने का भी अवसर मिला है। दोनों पीढ़ियों को उनसे बात करने का अवसर मिला है, उनकी लिखी चीज सामग्रियों को पढ़ने का अवसर मिला है। उससे आंदोलन के बारे में कि कैसी आंदोलन की गति रही है उसको जानने का अवसर मिला है। और हमारी पीढ़ी ने क्या किया है वो तो मेरे समक्ष है। आगे की पीढ़ी को भी मैं देखता रहा हूं, उससे जुड़ा हुआ भी रहा हूं। तो ये 5 पीढ़ियों के बीच की बात है। मैं भोजपुरी आंदोलन की शुरुआत जनपदीय आंदोलन से मानता हूं। जनपदीय आंदोलन 3 लोगों ने उसको शुरू किया था। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने शुरू किया था, डॉक्टर बनारसी दास चतुर्वेदी ने, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने शुरू किया था और वासुदेव शरण अग्रवाल ने शुरू किया था। जी जी जी। जो भोजपुरी के कुछ लोग थे वो राहुल सांकृत्यायन के जनपदीय आंदोलन से बहुत इत्तेफाक इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि वो भोजपुरी को 3 भागों में बांटना चाहते थे, काशिका, बल्लिका, मल्लिका। तो इसलिए भोजपुरी का आधार छिज जाता। लोगों ने सोचा कि नहीं, हमको वासुदेव शरण अग्रवाल और पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी के जनपदीय आंदोलनों के साथ रहना है। अगर पंडित गणेश चौबे, कुलदीप नारायण राय झरप और डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त
ये तीनों आदमी को पढ़ा जाए, उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ा जाए, तो पता चलेगा कि ये लोग भोजपुरी भाषा और साहित्य के, लोक साहित्य के, लोक संस्कृति के उत्थान के लिए बहुत पहले से जनपदीय आंदोलन के माध्यम से लगे हुए थे। लेकिन हुआ क्या कि उन लोगों को लगा कि हिंदी तो माने राजभाषा, राष्ट्रभाषा बनने जा रही है, हिंदी सबकी भाषा होगी और उसी हिंदी के प्लेटफॉर्म से इन भाषाओं का भी कल्याण होगा। लेकिन उसमें जब कुछ त्रुटियां दिखाई पड़ने लगी तो इन लोगों को लगा कि भोजपुरी का एक अलग संगठन होना चाहिए। और उस समय पंडित गणेश चौबे ने आज में और 1945 के आसपास आज में और पटना के नव शक्ति में 2-3 लेख लिखे, जिसमें एक भोजपुरी साहित्य मंडल के स्थापना की बात थी और उसका समर्थन आज के संपादक मंडल में थे परमेश्वरी लाल गुप्त, वे कुलदीप नारायण राय झरप, आचार्य महेंद्र शास्त्री, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जैसे लोगों ने किया। कहा कि नहीं, एक तो अलग संगठन होना चाहिए जो भोजपुरी का काम करे, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ रहा है हिंदी वाले जो हिंदी के नाम पर आकर बैठ रहे हैं वो भोजपुरी या अन्य लोक भाषाओं के बारे में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। तो 1945 में इस बात का सूत्रपात हुआ। ये लोग प्रयासरत रहे। परमेश्वरी लाल गुप्त को भोजपुरी लोक में एक लेख आया हुआ है पंडित गणेश चौबे स्मृति विशेषांक में, स्मृति विशेषांक नहीं, उनका अभिनंदन ग्रंथ विशेषांक जो था या उन पर एक विशेषांक आया था। उसमें परमेश्वरी लाल गुप्ता ने लिखा है कि सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर में एक कवि सम्मेलन था, वहां इन लोगों ने बात किया कि उसी समय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन का भी गठन हो और वहां पर कार्यक्रम सेंट एंड्रयूज कॉलेज वाले करावें। लेकिन उन लोगों ने नहीं कराया, वो लोग पीछे हट गए। बाद में बलिया में कुलदीप नारायण राय झरप चाहते थे कि हो जाए कि यहाँ पर हम लोग गठन करें और कार्यक्रम हो भोजपुरी का और एक संगठन बने। लेकिन बलिया में दंगा हो गया। बलिया में दंगा, आप कुलदीप नारायण राय झरप को पढ़िएगा तो ये सारे बातें मिलेंगी। बलिया में दंगा हो गया तो वहां की बात भी कट गई। तब 47 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के साथ भोजपुरी साहित्य सम्मेलन का भी सूत्रपात सिवान में हुआ और उसके पीछे आचार्य महेंद्र शास्त्री, आचार्य महेंद्र शास्त्री की भूमिका थी। ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि वो बनारस, ये कई जगह के लोग थे। दुर्गा शंकर सिंह नाथ आरा में बैठे हुए थे, परमेश्वरी लाल गुप्त बनारस में बैठे हुए थे, पंडित गणेश चौबे चंपारण में बैठे हुए थे, कुलदीप नारायण राय झरप बलिया में बैठे हुए थे, महेंद्र शास्त्री सिवान में थे। और इन लोगों ने मिलकर के इस बात को तय किया कि नहीं, हम लोग काम करेंगे और अलग संगठन होगा। और 1947 में उसका सिवान में सूत्रपात हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित बलदेव उपाध्याय ने की। अब परमेश्वरी लाल गुप्त उसके महामंत्री बनाए गए, प्रधानमंत्री बनाए गए। और मैं मानता हूं कि जो जनपदीय आंदोलन से जिस बात का सूत्रपात हुआ था उसको एक स्थान 1947 में आकर के मिला। उसके बाद लोग उससे जुड़ते गए। 1948 में गोपालगंज में आए महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अध्यक्षता की और वो बोले और भोजपुरी की बात उन्होंने शुरू की। और धीरे धीरे शुरुआती दौर में मैं यह कहता हूं कि अगर आंदोलन सबसे ज्यादा, अगर जितने भी भोजपुरी भाषी प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, उसमें अगर मैं बात करूं, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मैं मुजफ्फरपुर जिला का आदमी हूं, मैं सारण, चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा या गोरखपुर, बनारस का नहीं हूं। मैं मुजफ्फरपुर जिले का आदमी हूं जो सीमांत एरिया है। हमारे यहाँ मैथिली भी चलती है, बज्जिका भी चलती है, भोजपुरी भी चलती है। मैं आसानी से दूसरी तरफ शिफ्ट हो सकता हूँ, लेकिन मैंने वह नहीं किया है। मैं जो कहूंगा एकदम सत्य कहूंगा। सारा आंदोलन बिहार ने किया है
और बिहार से पहले सारण ने किया है, बिहार में भी सारण ने किया है, जो आज 3 जिलों में बटा हुआ है, सारण, सिवान, गोपालगंज। उसकी भूमिका बहुत शुरुआती दौर में बहुत सारे आयोजन साल में होते रहे, हर साल प्रति साल लोग जुटते रहे, साहित्य सम्मेलन की भूमिका होती रही। और उसमें थोड़ी सी बात मैं यहीं पर आपसे जानना चाहूंगी। पहले तो मैं अपने दर्शकों को आपकी इस बात में से कुछ खास बातें निकाल करके दर्शकों को रेखांकित कर बताना चाहूंगी कि देखिए, बहुत गहन जानकारी मिश्रा सर ने हम लोगों को दी है। और डॉक्टर मिश्रा ने ये बताया है कि जनपदीय आंदोलन जो आजादी के पहले से ये बात शुरू हुई है, वह आजादी के समय तक आते आते इसने एक स्वरूप ग्रहण कर लिया था। और डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि ये इसमें पूरा देश लगा हुआ था, कोई एक प्रांत, कोई एक वर्ग नहीं लगा हुआ था, पूरा देश और हर प्रांत के भोजपुरिया लगे हुए थे। बनारस हो, बिहार हो, सारण हो, बलिया हो, यूपी हो, सारे देश के लोग लगे हुए थे। और 1947 में यह एक सक्रिय आंदोलन के रूप में शुरू होता है। डॉक्टर मिश्रा ने बहुत बारीकी से गहनी जानकारी दी। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं थोड़ी सी बात अपने दर्शकों को बताती चलूं कि मेरे प्यारे दर्शकों, अचीवर्स जंक्शन ढेर सारे कार्यक्रम लेकर आपके सामने आता है। और ठीक इसके बाद 11 बजे से आपके पास आएगा एक कार्यक्रम तहत और तरन्नुम। मैं बताती चलूं कि तहत और तरन्नुम में प्रख्यात शायर डॉक्टर अजय पांडे सहाय आ रहे हैं आपको अपने शायरी सुनाने के लिए। 3 बजे कैरियर जंक्शन होगा, जिसमें रोल ऑफ इंग्लिश इन कैरियर बिल्डिंग पर बातें करेंगे आपसे विकी आनंद जी को आप सुनिएगा। शाम 4 बजे आपके पास मैजिकल म्यूजिक आ रहा है कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में सारे गामा रंग पुरवैया की प्रतिभागी वागीशा आ रही हैं अपनी मीठी सुरीली आवाज के साथ। 9 बजे आपके पास अचीवर्स जंक्शन सफर मनोज के संग, मनोज भावुक के संग, जी हाँ, मनोज भावुक के संग बड़ी रसीली और चुटीली बातें होती हैं। सीआरपीएफ के डीआईजी डॉक्टर संजय कुमार आ रहे हैं, ढेर सारी बातें करेंगे, देश, दुनिया और देशभक्ति और पूरे समाज के उत्थान की बातें होंगी। पुनः आते हैं अपने भोजपुरी डायरी में। आज के मेहमान डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र से आगे की बतकही फिर से हम लोग शुरू करेंगे। सर ने बहुत गहरी जानकारी दी और इस जानकारी को हमेशा हम लोगों को नोट करके रखना चाहिए कि ये जमीनी जानकारी है, ये जमीनी जानकारी है। सर से मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो स्वरूप आंदोलन ने ग्रहण किया, उस स्वरूप में कोई एक प्रांत आगे बढ़ा, कभी कोई एक प्रांत, दूसरा प्रांत ने अपनी प्रतिभागिता ज्यादा प्रमुखता से बनाई। इसके बाद किस तरह से भोजपुरी आंदोलन ने पुनः स्वरूप ग्रहण किया, और वह दो तरह से भी हो है, एक रचनात्मक दृष्टि से और एक सक्रिय आंदोलन और संस्थागत तरीके से। इसके साथ आप बताइए कि पत्र पत्रिकाओं की क्या भूमिका रही इस कालखंड में। मैं पहले यह बताना चाहता हूं कि यह जो सिवान में अधिवेशन हुआ, उसके बाद जो सारण में अधिवेशन होते रहे, उससे बड़े बड़े लोग जुड़े और दूसरे प्रदेश से भी और दूसरे जिलों से भी लोगों को बुला करके उसमें सम्मानित किया जाता रहा, अध्यक्षता करवाया जाता रहा, उद्घाटन करवाया जाता रहा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू जगजीवन राम जैसे लोग भी उन संस्थाओं से जुड़े, यह सबसे बड़ी बात है। और उन लोगों ने इसको स्वीकृति दी। बड़े बड़े विद्वान आए दूसरे प्रदेश के भी आकर के वहां कवि सम्मेलन की अध्यक्षता की, सम्मेलन की अध्यक्षता की। उसका इम्पैक्ट जो हुआ, उसका जो प्रभाव हुआ, उससे हमारे देश में जगह जगह पर बहुत सारी संस्थाएं और भी भोजपुरी की खुली। उन पत्र पत्रिकाओं को जानने के पहले इस बात को जानना जरूरी है, क्योंकि आप चल जाइए 56-57 के पास जमशेदपुर भोजपुरी साहित्य परिषद आया हम लोगों के बीच में। भोजपुरी संसद बनारस में आया। भोजपुरी विकास मंडल
बक्सर में आया और पश्चिम बंग भोजपुरी साहित्य परिषद आया, भोजपुरी परिवार पतरातू बना। उसके बाद गैर भोजपुरी भाषी जगहों पर जहां पर भोजपुरिया लोग थे, वो चाहे बंबई हो, दिल्ली हो, हर जगह कोई ना कोई संस्था छोटी बड़ी बनी और लोगों को अपनी भाषा के प्रति हुआ कि आजादी के बाद कि हम लोग हिंदी तो किया, हिंदी को मान करके चले, लेकिन भोजपुरी को भी कुछ करना चाहिए। ये 1947 के बाद, आजादी के बाद ये भावना जगी और उसी की देन थी कि 1972 में अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन की शुरुआत हुई और उसके अधिवेशन होने शुरू हुए। उसमें बहुत सारी बातें तय हुई। तो उसी का प्रभाव था कि 70 से 80 के बीच में 3 काम ऐसे हुए। मैं इस बीच में रघुवंश नारायण सिंह आरा का नाम लेना चाहूंगा, केदार पांडे तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम लेना चाहूंगा, शास्त्री सर्वेंद्र पति त्रिपाठी का नाम लेना चाहूंगा। इन लोगों ने बैठकर की अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन की परिकल्पना की और उसका तदर्थ समिति उसकी बनाई और तदर्थ समिति बना करके उन्होंने काम शुरू किया, जिसका पहला अधिवेशन डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की अध्यक्षता में इलाहाबाद में हुआ, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन ने एक काम और किया जब गठन के बाद अपने, कि वैसे लोग, अब वैसे भोजपुरी भाषी लोग जो हिंदी के चलते भोजपुरी का रास्ता काट रहे थे, उनको भी मनाने और उनको भी भोजपुरी से जोड़ने का प्रयास किया। उसी में मैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम देखता हूं कि वो दूसरे ही अधिवेशन में, उसके पहले वो साहित्य अकादमी में भोजपुरी के प्रवेश पर नकारात्मक टिप्पणी दे चुके थे, लेकिन वो बाद में भोजपुरी सम्मेलन की अध्यक्षता स्वीकार करके हजारे सारे प्रस्ताव जो पारित हुए उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया, उस पर हस्ताक्षर किया, क्योंकि सारे प्रस्तावों पर तो अध्यक्ष का हस्ताक्षर होता है, अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन में होता रहा है और प्रस्ताव आम सभा से पारित होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हुआ और अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन आगे बढ़ता रहा, सेमिनार कराता रहा, लोगों को जोड़ता रहा, ये सब किया। 90 से नियमित पत्रिका प्रकाशन भी शुरू किया। उसके पहले पत्रिका प्रकाशन के नियमित नहीं थे, लेकिन जो इस बीच में जो संस्थाएं आई, भोजपुरी संसद वाराणसी, उसने भोजपुरी कहानियां का प्रकाशन शुरू किया। अजोर भोजपुरी परिवार पटना, पांडे नर्मदेश्वर सहाय के योगदान को जितना भी माने प्रणाम किया जाए, जितनी भी उसकी अभ्यर्थना की जाए, वो कम ही हो। योगदान हम लोग वापस नहीं कर सकते हैं। उनके योगदान का कुछ हम लोग उसके में नहीं दे सकते हैं। कि अजोर ने बहुत सारे साहित्यकार पैदा किए, बहुत सारी बातों को उठाया और एक दृष्टि के साथ अपनी पत्रिका निकालते रहे और शिवपूजन सहाय की प्रेरणा थी उस पत्रिका के निकालने में। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। शिवपूजन सहाय बहुत बड़े हस्ताक्षर थे हिंदी के भी और भोजपुरी में भी उन्होंने लिखा था और उन्होंने ही प्रेरित किया था पांडे। तो जमशेदपुर भोजपुरी साहित्य परिषद ने भी अपनी किताबें छापना शुरू की। वहां से आज तक सैकड़ों टाइटल्स निकल चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं। भोजपुरी संस्थान पटना सैकड़ों किताबें प्रकाशित की हैं। भोजपुरी संसद वाराणसी, डॉक्टर स्वामीनाथ सिंह को हम कैसे भूल सकते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथ सिंह जिन्होंने वो इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे, उनको जो सेवांत लाभ मिला उसका सारा पैसा खर्चा करके भोजपुरी कहानियां निकालते रहे, भोजपुरी की पुस्तकें प्रकाशित की, बड़े बड़े साहित्यकारों से लिखवाया और वो किताबें बाहर आई। राधा मोहन सिंह राधेश उसी काल में होते हैं, जो थे तो सारण के,
लेकिन वो बनारस में अपनी संस्था चला रहे थे, भोजपुरी साहित्य मंदिर, और वो भोजपुरी जनपद करके एक पत्रिका भी निकालते थे। उन्होंने कई साहित्यकारों की पत्रिकाएं की किताबें प्रकाशित की। अपनी 1 से 1.5 बीघा जमीन उन्होंने बेच दी लोगों के साहित्य को। हम उनको प्रणाम कैसे नहीं करेंगे, उनको याद कैसे नहीं करेंगे, उनके अवदान को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तन मन धन तीनों लगाया भोजपुरी के लिए। मेरा रोम रोम खड़ा हो जा रहा है, आंसू आ रहे हैं। वैसे लोगों को भूला जाता है, उन लोगों को भुलाया जाता है, उन लोगों को काटा जाता है, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। कालखंड रहा होगा सर? ये कौन सा कालखंड रहा होगा? सब वही है, ये सारा का सारा आपको 55 से लेकर के और 90-95 तक का काल है जी। और बहुत सारे लोग, त्रिपाठी जी का भी नाम इसमें लिया जाता है सर। राधा मोहन राधेश तो बहुत पहले दिवंगत भी हो गए, बहुत पहले दिवंगत भी हो गए। हाँ, कम उम्र में दिवंगत हो गए। डॉक्टर स्वामीनाथ सिंह जब एकदम उनकी हालत लचर गई आर्थिक रूप से, तब उन्होंने भोजपुरी कहानियों को बंद किया। जी जी जी। तो हम लोगों को यह मैंने जानने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका 90 में जब पश्चिम बंग भोजपुरी परिषद आया 71-72 में, उसकी भी स्थापना हुई। पश्चिम बंग भोजपुरी साहित्य परिषद ने पहले पत्रिका भी प्रकाशन किया, बाद में कुछ लोगों की किताबें प्रकाशित की, आजकल वो बंद है। लेकिन पश्चिम बंग भोजपुरी परिषद के अवदान को हम कैसे भूल सकते हैं जी। हाँ, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। दो तीन संस्थाएं हैं, इन लोगों सब ने भोजपुरी को बढ़ाया। लेकिन इस बीच में ही जो 70 और 80 के बीच का जो दशक है, वो बहुत भोजपुरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वो दशक है। बहुत महत्वपूर्ण दशक है, क्योंकि उसमें 3 काम हुए। जैसा कि मैंने बताया कि अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई, उसमें जितनी भी संस्थाएं पहले से कार्यरत थी सब उसमें आ गई, वो सारे लोग आ गए, उसके साथ जुड़ गए। और दूसरी बात हुई कि बिहार विश्वविद्यालय, अब आज का BRA बिहार विश्वविद्यालय, पहले का बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर में भोजपुरी के पढ़ाई का सूत्रपात हुआ, अध्ययन अध्यापन का पूर्ण विषय के, भाषा और साहित्य के पूर्ण विषय के रूप में। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और इसके पीछे जो लोग बिहार विश्वविद्यालय भोजपुरी साहित्य परिषद वाले लगे हुए थे, जिसमें डॉक्टर ललन प्रसाद सिंह, डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह, डॉक्टर डिपुसूदन प्रसाद श्रीवास्तव, सिपाही सिंह श्रीमंत जो यहाँ पर RDD थे, जिला शिक्षा के बड़े पदाधिकारी थे, शिक्षा अधीक्षक वगैरह थे, उन लोगों का उस संस्था से जुड़ाव था। और उस समय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर ताराभूषण मुखर्जी को कैसे हम लोग भूल सकते हैं। आज की पीढ़ी जान नहीं रही है या जानना नहीं चाहती है, या लोग जान करके भी बोलना नहीं चाहते हैं। मैं क्या समझूं, ताराभूषण मुखर्जी को जितना हम लोग प्रणाम करें, उनको जितना स्मरण उनका करें, उन्होंने भोजपुरी भाषा के पढ़ाई की शुरुआत करने में मदद की और उन्होंने स्वीकृति दी। और भोजपुरी एक पूर्ण भाषा और साहित्य के रूप में 72 में पढ़ाई उसकी शुरू हो गई। तो अकादमिक रूप से मुजफ्फरपुर का योगदान भी भूलना नहीं चाहिए। हम एक बात और कह देते हैं, जब मुजफ्फरपुर की बात आई है तो मैं कहना चाहता हूं कि 1900 के आसपास एजा एम चाइल्ड एक थे, जिनका ये शॉर्ट ग्रामर ऑफ भोजपुरी प्रकाशित हुआ, और उसको मिशनरी हाउस मुजफ्फरपुर ने प्रकाशित किया था। उनको कैसे भूल सकते हैं, उनको क्या था भोजपुरी से, उन लोगों ने भोजपुरी का काम किया। इसी बीच में मैं कहना चाहता हूं कि प्राउटिस्ट लीग के लोगों ने, आनंद मार्गी लोगों ने, वो
अखिल जो सिवान में सम्मेलन हुआ था उससे भी पहले उन लोगों ने सोनपुर मेले में एक भोजपुरी सम्मेलन किया, आयोजन किया। वे लोग बराबर पत्रिका निकालते रहे। वो लोग समाचार पत्र के रूप में भी भोजपुरी को जगह दी। भोजपुरी में समाचार पत्र भी निकाला, दैनिक भी निकाला, साप्ताहिक भी निकाला, मासिक भी निकाला। आज भी वे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं। उसी के श्रद्धानंद सागर आपके अंदर भरा हुआ है जानकारियों का, जमीनी इतिहास आप पचा कर बैठे हुए हैं महाशय। कितनी गहरी गहरी और खरी खरी आप बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, हमारे दर्शकों को। जो आनंद बार के अंतिम प्रचारक थे, अब स्वर्गीय हैं, श्रद्धानंद अवधूत ने व्याकरण लिखा और बहुत सारी किताबें लिखी। उनको कैसे भूला जा सकता है कि उन लोगों ने भोजपुरी के लिए काम किया, उनकी संस्था ने काम किया। उनकी संस्था को कैसे भूल सकते हैं? अब भूलना भी नहीं चाहिए। अगर भूलते हैं ऐसी संस्थाओं को तो हम कृतज्ञता करते हैं, कृतज्ञता करते हैं। अब सवाल है कि जो फिर तीसरी बात, मैंने 70 और 80 के दशक की बात, तीसरी बात की भोजपुरी अकादमी का गठन पटना में होता है। वो पहले अकादमी शास्त्री सर्वेंद्रपति त्रिपाठी जो हैं, उन्होंने एक निजी संकल्प से एक अकादमी का गठन किया, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया। और बाद में सरकार ने अकादमी विधिवत गठन करके और 78 में उसको पुनर्गठित किया और उसको सुचारू रूप से उसका फंडिंग किया और उसमें उसको सुचारू रूप से चलाने का शुरू किया। मैंने देखा जाए तो भोजपुरी अकादमी ने भी पत्रिका निकाली, अपनी भोजपुरी अकादमी पत्रिका। उसमें एक से एक लेख छपे। भाषा नीति को लेकर के कुछ आपत्तियां थी, क्योंकि जो लोग संपादित कर रहे थे उन लोगों से भाषा के नाम पर कुछ विवाद भी था, जिसके बारे में उरेन जैसी पत्रिका में 76 में पांडे कपिल ने संपादकीय लिखा था। और संध्या, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस जगह से आप खड़ी हुई हैं, जय दुर्गा प्रेस की उस जमीन से, उस काल, हो सकता है उस समय आप की उम्र छोटी थी। बाद में धीरे धीरे बहुत कुछ जय दुर्गा प्रेस का आपने जाना भी है, और जय दुर्गा प्रेस को आपने जाना है, और वहां पर जो लोग जुटते रहे हैं उसको आप जानती रही हैं, और बहुत कुछ आपने देखा है। बहुत लोगों को बहुत सारी गोष्ठियां वहां हुई हैं। मैं 80 के बाद की बात कहना चाहता हूं, उसमें आपको बहुत कुछ स्मरण में होगा। और 90 तक आते आते आप कॉलेज में पढ़ती थी, तो आपको बहुत सारी बातें आप जान रही होंगी। अनिल ओझा भाई आ गए हैं, ठीक है, आप रहिए, लाइन पर बने रहिए। पश्चिम बंग भोजपुरी परिषद की चर्चा मैंने कर दी है, इसलिए उसमें हल्ला नहीं कीजिएगा कि मैंने चर्चा नहीं की। आप तो हमारे ऐसे अतिथि हैं जो एकदम खरी खरी सुना रहे हैं, और बहुत आपका आभार आपकी इस बात को जानने के लिए। हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं और जितनी बेबाकी से वो बोल रहे हैं, और भोजपुरिया भाई लोग हमरा के डांट तो बाटे कि तू कम बोला, बाकी बतवा आगे बढ़ी कैसे जब हम बोलब ना तो। ठीक बात, बात बहुत बा पेट में, बात बहुत बा, हाँ। लेकिन सब कहाई तो कई दिन बोले के पड़ी, लेकिन सब ना कहाई, कुछ ना कुछ जरूर कहाई, है ना। हम मैं यह कह रहा था कि 90 का दशक आता है तो हमको पशुपति नाथ सिंह को नहीं भूलना चाहिए। हमारे बीच में ब्रजभूषण मिश्र जी आए हुए हैं। एक लंबा इतिहास इन्होंने चाया है और एक लंबे इतिहास के बिल्कुल साक्षी रहे हैं। ये इनके इतिहास को पचाया है और इस जमीन पर खड़े हैं कि इनके पास एक सुंदर भविष्य का सपना भी इन्होंने अपनी आंखों में। पूछना चाहूंगी सर से कि सर,
बाद के समय में जब भोजपुरी अकादमी की स्थापना हो गई थी तो दूसरे दूसरे प्रांतों में क्या क्या काम हो रहे थे और बिहार में किस तरह से उसके समकालीन काम हो रहा था और किस तरह से पूरा भारत भोजपुरी के लिए लगा हुआ था और वो भी 8वीं अनुसूची में उसको स्थान दिलाने के लिए। तो यह सब का एक स्वरूप आप हमारे दर्शकों को बताइए। हमने बताया, देखिए मैंने शुरुआती दौर में आप बताया, मैंने भोजपुरी संसद बनारस की बात की 1979 में डॉक्टर अशोक द्विवेदी ने अपनी पत्रिका पाती की शुरुआत की 79 में 79 और 79 में पत्रिका की शुरुआत की। आज भी पाती निकल रही है, आज भी पाती पत्रिका निकल रही है। तो और वो एक दृष्टि के साथ निकल रही है, उसमें एक से एक लेख छपते हैं, कविताएं छपती हैं। आज भी वो 100 से ऊपर अंक निकाल चुके हैं। इस बीच में आप पश्चिम बंग भोजपुरी साहित्य परिषद की भोजपुरी माटी जैसा भी निकाला हो, जैसे भी निकाला हो, लकदक तो उसका बढ़िया ही रहता था, देखने के लायक रहती थी पत्रिका। फिर आप भोजपुरी कहानी के बाद इस बीच में मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो बहुत सारी पत्रिकाएं मध्य प्रदेश में बंबई में, दिल्ली में जो संस्थाएं थी, उन्होंने भोजपुरी समाज गठित किया था। वे लोग भी कुछ कुछ आयोजन करते रहते थे, भोजपुरी का अलग जगाते रहते थे। लेकिन हमको यह नहीं बोलना चाहिए कि अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन ने हर प्रदेश के लोगों को जोड़ा, और वो संस्था अपनी चलाई, अधिवेशन करवाया इन्होंने। हाँ, हर जगह अधिवेशन कराया। और सबसे अधिक हमारे पड़ोसी प्रदेश उत्तर प्रदेश, जो भोजपुरी का वहां पर बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, वहां के लोग ही अधिक से अधिक संख्या में उसके अध्यक्ष बने। भोलानाथ गहमरी, जिन्होंने अधिवेशन गाजीपुर में भी कराया, उसके पहले उन्होंने इलाहाबाद में भी अधिवेशन कराने के सूत्रधार वही थे। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, मोती बीए, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, ईश्वर चंद्र सिन्हा, डॉक्टर विवेकी राय, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, ये तमाम लोग उत्तर प्रदेश के थे जो भोजपुरी साहित्य सम्मेलन, अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने। उनको मान सम्मान दिया गया और उन्होंने अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के प्लेटफॉर्म पर आकर के काम शुरू किया। सर, मैं तो एक और बात आपको जगह से जोड़ूंगी आपकी बात में, क्षमा मांगते हुए, कि उन लोगों के भी कुछ नाम बताइए जिन्होंने रचनात्मक और संगठनात्मक आंदोलन के लिए अपना धन और अपनी ऊर्जा व्यय की, जो नेपथ्य में है, जैसे सतीश त्रिपाठी जी का नाम लिया जाए या ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप उनका नाम ले लीजिए। नहीं, वो तो जब आएंगे अभी मैं 90 तक हूँ, अभी 90 के बाद बढ़ा नहीं हूँ, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। अच्छा, मैं जब चर्चा करूंगा, जब उनका नाम आए, जब उनकी भूमिका जब शुरू होगी तो मैं चर्चा करूंगा, जरूर करूंगा। मैं उसके पहले बताना चाहता हूं कि लोग पत्रिका को कैसे भूल जाएंगे। नागेंद्र प्रसाद सिंह, जिन्होंने संपादन किया। मैंने डॉक्टर जीतराम पाठक को कैसे भूल जाएंगे, जिन्होंने भोजपुरी साहित्य लंबी अवधि तक निकाला। रघुवंश नारायण सिंह और प्राचार्य विश्वनाथ सिंह, जिन्होंने भोजपुरी का संपादन किया। पहले महेंद्र शास्त्री ने 1948 में भोजपुरी पत्रिका एक अंक निकाल करके छोड़ दिया था, जिसको लेकर के वो पटना या आरा से निकालते रहे, कई अंक निकाले। उसकी एक अपनी दृष्टि थी। हाँ, ये सारा मैं 90 के पहले की बात आपको बता रहा हूँ। 90 में अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन की पत्रिका शुरू हुई। उससे पहले वो छिटपुट रूप से प्रकाशित हो रही थी और सारे लोग, जो लोग निकालते थे या जो लोग अन्य पत्रिकाएं निकालते थे, अजोर निकालते थे, अजोर भी बंद हो गया। अविनाश चंद्र विद्यार्थी उससे जुड़े रहे, स्वर्गीय हैं। जब बंद हो गया तो ये सारे लोग अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन की पत्रिका, भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका से जुड़े। मैं अपनी पत्रिका
विष्णुदेव तिवारी जी कोयल का नाम ले रहे हैं। विष्णुदेव तिवारी जी याद करा रहे हैं कोयल के बारे में। हाँ, और मैं याद दिला दूं प्रोफेसर ब्रजकिशोर। हाँ, 87 में कोयल मेरे संपादन में जरूर निकली पत्रिका, लेकिन मेरा उसमें श्रेय नहीं था, मैं सिर्फ संपादन करता था। और डॉक्टर धीरज कुमार भट्टाचार्य एक बंगाली डॉक्टर जो हर महीने मुझे पैसा और कागज पहुंचा जाता था और उसके यहाँ आई हुई सामग्रियां पहुंचा जाते थे, वो कहाँ है मैं नहीं जानता हूँ। उन्होंने छोड़ दिया 93-94 में उन्होंने मुजफ्फरपुर साहेबगंज छोड़ दिया मेरा, तो अब कहाँ है, संपर्क नहीं हो पाता है। लेकिन उनकी देन को कैसे भूला जा सकता है, उनको कैसे नहीं याद किया जा सकता है। विष्णुदेव जी का मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने धीरज कुमार भट्टाचार्य को स्मरण करने के लिए मुझे याद दिलाया। धीरज कुमार भट्टाचार्य भोजपुरी के प्रति समर्पित थे, उन्होंने भोजपुरी में नाटक भी लिखा, भोजपुरी बांग्ला के कई साहित्य का अनुवाद भी किया और कई लोगों को, साहित्यकारों को बढ़ावा भी दिया, प्लेटफॉर्म दिया, आयोजन भी कराया। उनको कैसे भूला जा सकता है। सारे के सारे लोग ने भोजपुरी को बहुत संबल दिया, बंग भाषा वाले लोगों ने भोजपुरी से जुड़े रहे और उन्होंने बहुत संबल दिया है, सहारा दिया है। बंगालियों को अपनी मातृभाषा के प्रति एक संवेदना भी है, उसके प्रति एक उसकी अस्मिता का उसको पता भी है, इसीलिए वे दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि आप अपनी मातृभाषाओं के साथ जुड़े रहें, उसमें काम करें। अगर अपनी पहचान मिट जाएगी, इसीलिए ना मैं बराबर कहता हूँ, मोती बीए की वो 4 पंक्तियां मैं बराबर कहता हूँ कि अपना के केहू अपना के केहू नहीं अपना के बूझी या दुनिया में ओकरा के केहू नहीं पूछी, अपने चुजुइया से अपने बेगाना चारों ओरिया खोज अइला पौला न ठिकाना। तो जे अपने को नहीं पहचान पाएंगे जो लोग, वो क्या दूसरे को पहचानेंगे, दूसरे की बात करेंगे। अपनी मातृभाषा को पहचानने की जरूरत है। और भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका जब निकलना शुरू हुई तो पांडे कपिल और उनकी टीम ने, नागेंद्र प्रसाद सिंह हो, प्रोफेसर ब्रजकिशोर हो, कृष्णानंद कृष्ण हो, हम लोग भी उसमें शामिल थे। बाद में मनोज भावुक भी उससे जुड़े हैं, पशुपतिनाथ सिंह थे। सारे लोगों ने एक मिल करके आंदोलन की तरह लिया और बहुत सारे नए लेखकों को खड़ा किया। जो लोग हिंदी और संस्कृत में लिखने वाले थे, जो अंग्रेजी में लिखने वाले थे, उसको उससे जोड़ा और एक लेखक वर्ग तैयार किया। और जो चाहा, जो कह करके लिखवाया कि इस विषय पर मुझे चाहिए, उनकी पत्रकारिता को, उनके संपादकीय को देखने की जरूरत है। वो उनका इतिहास 90 से शुरू होता है। भोजपुरी लोक ने भी, राजेश्वरी सांडिल ने भी उत्तर प्रदेश भोजपुरी साहित्य परिषद, अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य परिषद लखनऊ, उनको भी कैसे भोजपुरी लोक निकालती रही। उसमें भोजपुरी की चीजें भी छपती थी, दूसरे भाषा की भी चीजें छपती थी, लेकिन भोजपुरी के बहुत सारा टाइटल्स उन्होंने, लेकिन उनका संपर्क भी अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य संघ से बना रहा। रास बिहारी पांडे जी को कैसे भूला जा सकता है, जिन्होंने भोजपुरी भाषा सम्मेलन संस्था चलाई और पत्रिका निकाली और बहुत सारा काम किया। भाषा नीति को लेकर के उनसे भी विरोध था, लेकिन वे सारे के सारे लोग अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन से जुड़े रहे। जब 90 के दशक में आते हैं तो छपरा अधिवेशन के समय, जो अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन छपरा में हुआ, मोती बीए उसके अध्यक्ष थे। उस समय भोजपुरी संघर्ष वाहिनी की स्थापना हुई। उसके दिशा निर्देशकों में नागेंद्र प्रसाद सिंह थे और पशुपतिनाथ सिंह संयोजक थे। मैं, कुमार बिरल जैसे लोग उस में थे। डॉक्टर जयकांत सिंह सुन रहे होंगे, हो सकता है, इस कार्यक्रम को, और रविंद्र रवि जैसे लोग, कई लोग विद्यार्थी थे और वे लोग उस संघर्ष वाहिनी के सदस्य बने और बहुत सारा बड़ा डिमांड चार्ट बनाया गया। उसके लिए धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, जुलूस निकाला गया। छपरा अधिवेशन से ही उस जुलूस की शुरुआत हुई। ज्ञापन दिया गया कलेक्टर को
छपरा में, आरा में, गाजीपुर में जो क्रम से जो अधिवेशन होते रहे, वहां पर एक जुलूस निकाल करके और ज्ञापन दे करके कलेक्ट्रेट में जा करके हम लोग देते रहे, ज्ञापन प्रस्ताव पारित करते रहे। इन बातों को कैसे भूला जा सकता है? क्या वो आंदोलन की चीजें नहीं है, आंदोलन की बातें नहीं है? तो जयकांत बाबू किसी का उत्तर दे रहे हैं कि डॉक्टर नामवर सिंह कभी अध्यक्ष नहीं है। बिल्कुल, डॉक्टर नामवर सिंह अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन, चाहे किसी सम्मेलन, भोजपुरी सम्मेलन के अध्यक्ष नहीं रहे। वो पटना आए थे। अब नामवर सिंह का प्रसंग आ गया है तो मैं यह भी कहता हूँ, नामवर सिंह पटना आए थे, अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के लोग उनसे मिलने गए। उन लोगों ने कहा कि आप लोगों के यहाँ साहित्य है, किताबें हैं? तो इन लोगों ने कहा कि है। तो कहे कि आप, हमको तो नहीं पता चलता है। तो लोग कहा कि आप जानना चाहिएगा तब ना। तो कहे तो आप कब जाने वाले हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं फलाने ट्रेन से जाने वाला हूं। उनको 3 बंडल किताबें उन जिस ट्रेन से वो जा रहे थे स्टेशन पर उनको पहुंचाया गया। कहा कि इसको पढ़ करके बताइएगा कि भोजपुरी में साहित्य है कि नहीं है। ये अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन की यह हिम्मत थी। उन्होंने डॉक्टर नामवर सिंह को दिया था। और बाद में डॉक्टर नामवर सिंह ने डॉक्टर जितराम पाठक के 25 पृष्ठों का एक आलेख छापा, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास पर भोजपुरी के प्रभाव को दर्शाने और उनको एक तरह से भोजपुरी कवि प्रमाणित करने की कोशिश की गई थी। वो डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचना में वो लेख छपा हुआ है, उसको भी पढ़ने की जरूरत है। जो हिंदी वाले भोजपुरी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं वो पढ़े उस आलेख को। मैं कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये बात प्रसंगवश आ गई है तो कर। 90 की बात मैं कह रहा था। पशुपतिनाथ सिंह आज हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय हो गए, लेकिन उन्होंने इस संघर्ष वाहिनी को चलाया और संघर्ष वाहिनी के माध्यम से उस समय तक भोजपुरी के, बिहार के भोजपुरी इलाके में न एक विश्वविद्यालय था, न एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, न एक मेडिकल कॉलेज था। उससे हम लोगों ने मांग की शुरुआत की थी और यह भी शुरुआत की थी कि बिहार विश्वविद्यालय से जो विद्यार्थी ऑनर्स करके निकल रहे हैं, वो ऑनर्स करके निकल रहे हैं, वो आगे की पढ़ाई कैसे करें? एमए की जरूरत है। तब तक हम लोगों के यहाँ ये जिले बन गए थे। शाहाबाद 4 जिला में बट गया था, सारण 3 जिला में बट गया था, चंपारण 2 जिलों में बट गया था और कहीं ये सब चीज नहीं थी। तो बाद में मगध विश्वविद्यालय से निकाल करके वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बिहार विश्वविद्यालय से निकाल करके जयप्रकाश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और बिहार विश्वविद्यालय में चंपारण रह गया। भोजपुरी क्षेत्र 3 विश्वविद्यालयों के क्षेत्र में आ गया। तो इस तरह ये भोजपुरी को एक फैलाव वहां से मिला। लेकिन इसके पहले एक बात और छूट रही है, बहुत महत्वपूर्ण बात छूट रही है। मैं अभी स्मरण आ गया है, जब पढ़ाई लिखाई की बात हुई है तो मैं उसको कह देना चाहूंगा कि जब बिहार विश्वविद्यालय ने भोजपुरी की पढ़ाई शुरू की भाषा और साहित्य के रूप में, उसके बाद से मगध विश्वविद्यालय ने भी उसको स्वीकार कर लिया। मैं एक बात जोड़ूंगी यहाँ पर, पटना यूनिवर्सिटी में बहुत पहले से भोजपुरी 50 नंबर की इंटरमीडिएट में पढ़ाई जाती थी और ग्रेजुएशन में डॉक्टर शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जो भोजपुरी साहित्य सम्मेलन से जुड़े हुए थे, उनके साथ बहुत सारे लोग लगे हुए थे और उन लोगों ने प्रयास किया तो 50 नंबर किया। उसमें गुलाब चंद्र प्रसाद अभय उसके शिक्षक और उसके कोऑर्डिनेटर बनाए गए भोजपुरी की पढ़ाई के लिए, जो पत्रकारिता के आदमी थे और वे भोजपुरी के लेखक थे, इसलिए उनको बनाया गया। तो पटना यूनिवर्सिटी ने भी शुरू किया। और मैं यह बताना चाहता हूं कि उसी कालावधि में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय ने मध्यमा, उपशास्त्री, शास्त्री, आचार्य, इस सब में भोजपुरी को प्रवेश दिया, भोजपुरी भाषा और साहित्य को। लोग भोजपुरी में लिख पढ़ सकते थे, एक पत्र रख सकते थे, क्योंकि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का
क्षेत्र बक्सर और सासाराम तक, इधर चंपारण तक, भोजपुरी क्षेत्रों तक भी और सिवान तक था, और बहुत सारे लोग विद्यार्थी वहां से अपीयर होते थे। उन लोगों ने भोजपुरी रखना शुरू किया, और वहां पर 2 शिक्षक भी विधिवत बहाल थे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में। उसको हम लोग नहीं भुला सकते हैं, उसको नहीं भुला सकते हैं हम लोग। ये बहुत बड़ा योगदान है कि संस्कृत विश्वविद्यालय था और उसमें भोजपुरी भाषा को सम्मान दिया गया, स्थान दिया गया। वही नहीं, 2 संस्थाओं का और मैं नाम लूंगा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, और वहां से जो विद्या विनोदनी की परीक्षा होती है, इस सब की परीक्षा होती है, साहित्य अलंकार वगैरह, उस समय वहां के मैंने भोजपुरी पाठ्यक्रम को भी देखा, भोजपुरी की भी वहां से लोग विषय के रूप में रख करके उसको एक पत्र परीक्षा दे सकते थे अपनी भाषा और साहित्य के रूप में। और हिंदी साहित्य देवघर, हिंदी साहित्य सम्मेलन देवघर की परीक्षा में भी भोजपुरी शामिल थी। इतना बड़ा अकादमिक मान्यता बिहार और बिहार से बाहर भी मिल चुकी थी भोजपुरी को 90 के दशक से पहले। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। जी डॉक्टर मिश्रा, आपने जो जितने आंदोलन के स्वरूप गिनाए कि अकादमिक स्वरूप इसका क्या था और इसका रचनात्मक स्वरूप, संगठनात्मक स्वरूप, पत्रकारिता का स्वरूप क्या था, किस तरह से ये सारे एक साथ मिलके चल रहे थे, तो इन सब में कितने कितने लोगों का अस्थि दान हुआ होगा, कितने लोगों ने अपना जीवन लगाया होगा, अपनी ऊर्जा खपाई होगी, उनमें से कुछ लोगों की बातें आप बताइए थोड़ी बहुत। मैं बता रहा हूं कि देखिए, बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू हुई। हाँ, सौरभ जी कह रहे हैं कि हिंदी विद्यापीठ देवघर, वही हिंदी विद्यापीठ देवघर की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, और इसके बाद हम लोग जल्दी बात खत्म करेंगे तो हम लोग आएंगे वर्तमान काल पर कि अभी क्या हो रहा है। जी नहीं बिल्कुल। तो हुआ, उसमें हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि जो लोग हमारे पुरोधा लोग थे, वे उनका प्रयास था कि ये सब लगे। जो लोग हर यूनिवर्सिटी के, चूंकि अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन चाहे और संस्थाओं ने इन सारे लोगों को जोड़ा था, तो बाद में जब इंटरमीडिएट काउंसिल बिहार में बना, तो इंटरमीडिएट काउंसिल ने पूरे बिहार और झारखंड के स्तर पर भोजपुरी को लागू कर दिया इंटर में। जी इस बात को नहीं भूलना चाहिए। मैं उस पे पढ़ी हूँ। हाँ, मैंने भोजपुरी मेरा एक विषय रहा था। कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई, हम लोगों ने यह डिमांड किया, तो जब आरा में अधिवेशन हो रहा था, तो लालू प्रसाद यादव जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि जो विश्वविद्यालय अगर कहेगा कि हम भोजपुरी पढ़ाएंगे तो उसको हम मान्यता तुरंत दे देंगे। वाह। और सुरेंद्र सिंह कुलपति थे जयप्रकाश वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के, उन्होंने खड़ा होकर के बोले कि मैं पहले पढ़ाऊंगा। जलद जी मार्क्सवादी लोगों पर बिगड़े हुए हैं, क्या बात है। तो क्या होगा, आगे बढ़े जरा सा, इसके पहले कि आगे बढ़े, मैं अपने अचीवर्स जंक्शन के दर्शकों को फिर एक बार बता दूं कि ठीक 11 बजे हम लोगों का कार्यक्रम तहत और तरन्नुम आ रहा है, और आप लोग जरूर उसमें शामिल होइए, क्योंकि बहुत अच्छे देशव्यापी देश के स्तर के शायर आ रहे हैं। डॉक्टर अजय पांडे साहब सर आ रहे हैं। 3 बजे फिर कैरियर जंक्शन पर रोल ऑफ इंग्लिश इन करियर बिल्डिंग के लिए, करियर पर चर्चा करने के लिए हमारे पास एमडी विक्की आनंद जी आ रहे हैं। हमारे पास मैजिकल म्यूजिक 4 बजे आ रहा है, जरूर शामिल होइए आप लोग, जिसमें सारेगामा पुरवैया की वागीशा हमारे बीच में आ रही हैं, वागीशा झा। और 9 बजे आना मत भूलिएगा, क्योंकि उस समय हमारे पास वही मनोज भावुक जी आ रहे हैं, सीआरपीएफ के डीआईजी डॉक्टर संजय कुमार जी को लेकर के, और ढेर सारी चर्चाएं उनसे देश की, समाज की और साहित्य की करेंगे। फिर हम लोग भोजपुरी डायरी में आते हैं, और हमारे पास डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र जी हैं, जो भोजपुरी के अनघा ज्ञान के ज्ञाता बनी है के। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग
सर आपसे ये बात पूछना चाहेंगे कि आज के भोजपुरी आंदोलन को आप किस तरह से देख रहे हैं, और इसमें क्या क्या आपको, एक और बात इसके पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि भोजपुरी आंदोलन बहुत चला और भोजपुरी के विकास की बातें हुई, लेकिन टूटन भी बीच बीच में आता रहा, दो फाके भी आते रहे, और ये बड़ा घातक हुआ। आज क्या स्थिति है और कैसे आंदोलन को चलना चाहिए, इस पर बातें कीजिए। यह उसी पर मैं आ रहा था, उसी पर आ रहा था। आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा किया। मैं यह कह दूं कि जब हम लोगों की मांग थी तो बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज और डिग्री का आपको मेडिकल कॉलेज भी भोजपुरी क्षेत्र में खुल गए, और पशुपतिनाथ सिंह की संघर्ष वाहिनी की मांग को हमको याद करना होगा, इसलिए मैं कह रहा था। और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में भोजपुरी की पढ़ाई शुरू हो गई, इंटर काउंसिल इंटर के स्तर पर सब जगह होने लगी। फिर आपको क्या कहता है कि जेपी विश्वविद्यालय में, क्योंकि बिहार विश्वविद्यालय से टूटा था, तो स्वतः वहां भोजपुरी की पढ़ाई चलती रही। शिक्षक नहीं थे, आपने शिक्षक की बात की, जिन लोगों ने अवदान दिया, दूसरे भाषा के लोग अपने क्लास के अतिरिक्त समय देकर के भोजपुरी पढ़ाते रहे। बाद में बिहार विश्वविद्यालय में जयकांत सिंह, या उसके पहले सतीश्वर साहब वर्मा, सतीश है, राम लखन सिंह यादव कॉलेज बेतिया में 2 अस्थायी शिक्षक थे, अरविंद कुमार वर्मा और सत्यनारायण यादव। आजकल वहां पर आपको रविंद्र साहबादी गेस्ट लेक्चरर के रूप में बहाल हैं। तो वो अगर भोजपुरी डिग्री कॉलेजों में जो संबंध खुलना शुरू हुआ, तो भोजपुरी पढ़ाई को एक ऊंचाई मिलना शुरू हो गई। ये बात मैं कहना चाहता हूं कि अकादमिक स्तर पर अकादमी की मान्यता और भोजपुरी की पढ़ाई भी अकादमी की मान्यता, उच्च स्तर पर पढ़ाई, ये सब शुरू हुई। और इंटर काउंसिल में तो थी ही भोज, ये चलने लगा। और संघर्ष वाहिनी की ये देन है, ये मानना पड़ेगा कि पशुपतिनाथ सिंह स्वर्गीय हैं, वो नहीं है इस दुनिया में, बहुत कम उम्र में चले गए, हमारे साथी थे, हाँ चले गए, लेकिन उनके देन को हम नहीं भुला सकते हैं। अब आता जो जिन संस्थाओं की बात आपने कही, या जिन और जो संस्थाएं आई होगी, अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन एक बड़ी संस्था थी, उसमें हर जगह के लोग थे और बहुत जगह के लोगों का समावेश था, और सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सारा लोग अपने को मेन स्ट्रीम में देखना चाहते थे, लेकिन साधन भी सीमित था। जो कमेटी थी उसकी संख्या भी बहुत थी, और ऐसे लोगों को रखना भी था कि जो जिससे संस्था चलती रहे। बहुत सारी संस्थाएं प्रतिक्रिया में खुली। मुझे ये कहने में कहीं भी हिचक नहीं है कि अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के बराबर में खड़ा करने में, चाहे वो भोजपुरी भाषा सम्मेलन संस्था हो, चाहे अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य परिषद लखनऊ की संस्था हो, या बाद में विश्व भोजपुरी सम्मेलन आता है, उसकी राष्ट्रीय इकाई भी बनी। उसका पटना में माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में पहली बार अक्षयवर दीक्षित जैसे और डॉक्टर तैयब हुसैन पीड़ित के प्रयास से माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में एक मीटिंग रखा गया था। उसमें बहुत सारे लोगों को भोजपुरी के बुलाया गया था, अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के लोग भी थे। उसमें मैं भी था, मुझे भी बोलने का अवसर मिला। मैंने कहा कि आप लोग जो संस्था आपकी है, जो स्थापित आपने की है संस्था, उसमें बड़े बड़े लोगों को शामिल किया है, उसमें ग्रास रूट के लोगों को शामिल कीजिए। ये मैंने बात वहां पर कही थी। मैं बहुत छोटा था, मेरी कोई औकात नहीं थी, हो सकता है इसलिए मेरी सुनी कर दी गई, लेकिन पटना में अधिवेशन हुआ, उसके बाद मैं प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं गया था, लेकिन बाद में आज मैं विश्व भोजपुरी सम्मेलन का भी सदस्य हूँ, कार्यकारिणी में हूँ। 1995 में जो गठित होता है और एक बड़े स्वरूप में आता है। ये मानना पड़ेगा कि विश्व भोजपुरी सम्मेलन के अर्थ प्रबंधक श्री सतीश चंद्र त्रिपाठी जैसे माननीय लोग थे, जिन्होंने बहुत बड़ा
अर्थ प्रबंध भी किया और संपर्क भी था, बड़े आदमी थे, आईएएस थे और बड़े पदधारी थे। उनके कारण विश्व भोजपुरी सम्मेलन को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा अवसर मिला। उनके पिताजी थे पंडित परमहंस त्रिपाठी जी, उनकी भूमिका रहती थी, चूंकि सतीश चंद्र त्रिपाठी जी को अवसर तो था नहीं, उसी से उन्होंने कमेटी बनाई और उसको आगे बढ़ाया। उसके अधिवेशन बड़ी बड़ी जगहों पर होते रहे। वो बड़े बड़े लोगों के बीच जो लोग उससे थोड़ा कटे रहते थे भोजपुरी से, उसके तरफ मुखातिब होना शुरू हुए। लेकिन मैं यह भी कहने में गुरेज नहीं करूंगा कि जो लोग भोजपुरी का विरोध करने वाले लोग भी थे, वे बंबई में, दिल्ली में, चाहे अन्य जो जहां भोजपुरी क्षेत्र के प्रवासी रहते हैं या बिहार के अन्य प्रवासी रहते हैं, उत्तर प्रदेश के रहते हैं, तो अवधी भाषी भी, मैथिली भाषी भी, दूसरे भाषा भाषी भी भोजपुरी की आइडेंटिटी पर ही अपने को सुरक्षित समझते थे, आज भी समझते हैं। वे लोग उसमें घुसे और इसमें वैसे बहुत सारे लोग उनके मंचों पर आना शुरू हो गए, जो लोग वो लोग अपने को इस मंच पर ले आना शुरू किए। और जब आंदोलन का स्वरूप ग्रहण भोजपुरी जब कर रहा है, उस समय बहुत लोग इसके झंडा थामने के लिए सामने आने लगे। और ये जब जैसे ही मुख्य धारा में आने लगी और लोकप्रिय होने लगी और लोग जानने बूझने लगे, लोग झंडा थामने के लिए आने लगे और अपने अपने नाम गिनाने के लिए आने लगे। अब कोई संस्था होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मत भिन्नता होती है, उसके चलते अगर आप लोग बहुत सारे नाम अपनी अपनी बात को लेकर के लोग महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, उसमें संस्था टूटने लगती है या नई संस्थाएं बनती हैं, बनी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ा अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन को। और हाल फिलहाल तक इधर आकर के अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन कुछ थथम गया है। जमशेदपुर भोजपुरी साहित्य परिषद जब तक निर्भीक जी रहे बहुत गति से चला। बच्चन पाठक सलील थे, मेजर चंद्रभूषण प्रसाद सिन्हा थे, आज भी लोग कोशिश कर रहे हैं, अजय जी हैं या और लोग हैं, चला रहे हैं। तो हुआ मेरा कहना है कि जो विश्व भोजपुरी सम्मेलन बना देवरिया जिसका मुख्यालय है, उससे एक बूम कहते हैं, बूम थोड़ा मिला, बड़े बड़े लोग आए। इस बीच में फिल्मों का भी अवदान कम नहीं है भोजपुरी आंदोलन को बढ़ाने में, उसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं। उसके लिए आपको अलग सेशन की फिल्मों ने क्या किया, लेकिन फिल्मों से भी भोजपुरी चर्चा में आई, कैसेटों से भी भोजपुरी चर्चा में आई है, उसके लोग प्रति हुए। भले यह आरोप लगता रहा कि इसमें अश्लीलता है, और अश्लीलता की बात वो भविष्य की बात है, मैंने उस पर अलग बहस की बात हो सकती है, उस पर अलग बहस की बात होगी, वो अलग चीज है। लेकिन एक चर्चा में भोजपुरी बराबर बनी रही और बनी रही। लोग अपना पैसा गला करके अर्थ के माथे पर, मैं कहता हूं कि अर्थ के माथे पर लात रख करके लोग भोजपुरी में अपने को गलाते रहे और वह भोजपुरी की सेवा करते रहे। उन सबको याद करना चाहिए, वो एक एक लेखक को याद करना चाहिए, एक एक व्यक्ति को याद करना चाहिए। सर आपने बड़ी गहरी जानकारी दी, और मैं ये इतनी लंबी ये बातें हैं और इतनी गहरी बातें कि 1 घंटे में तो ये पूरा हो ही नहीं सकता है किसी न किसी। बहुत लोगों ने बहुत नाम गिनाया, परमहंस जी का उन्होंने नाम गिनाया, बरमेश्वर जी का उन्होंने नाम गिनाया, बहुत लोग, बहुत हमारे दर्शक बहुत इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत लोगों के नाम गिना रहे हैं। बरमेश्वर जी हैं, भगवती प्रसाद द्विवेदी हैं, ये तमाम लोग हैं। वहां से अशोक द्विवेदी हैं, यूपी से भोलानाथ घमरी, तमाम लोग तो हर समय, मैं कैसे भूल जाऊंगा अनिल कुमार राय आंजनेय को। अनिल कुमार राय आंजनेय जो जनपदीय आंदोलन से जुड़े रहे और भोजपुरी साहित्य सम्मेलन से भी जुड़े रहे, भोजपुरी का बहुत सारा काम कराया, भोजपुरी में बहुत सारा काम किया, बहुत लिखवाया। डॉक्टर विवेकी राय, ईश्वर चंद्र सिन्हा, जिन्होंने दैनिक जनवार्ता में, वो आज अखबार को आप कैसे भूल जाइएगा जो 1945 से भोजपुरी की सामग्रियां छापता रहा,
उसकी देन है कि नहीं है भोजपुरी को बढ़ाने में? दैनिक जनवार्ता का है कि नहीं है? सर ये इग्नू में तमाम भी चीजें भोजपुरी हैं। के कार्यक्रम शुरू किए गए, नालंदा विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी में भी इग्नू के कार्यक्रम शुरू किए गए, और ये भी एक महान 1907-8 काम की था। बात है। नहीं, जी, ये 1907-8 2000 की बात है। अभी अभी तो हम लोग 2000 में 2007-8 भी अभी नहीं पहुंचे हैं संध्या। 2000 तक हम लोग नहीं पहुंचे। तो ये बहुत सारी बातें ही विश्व भोजपुरी सम्मेलन का अवदान को नहीं, उसकी पत्रिका भी कुछ अंकों तक निकली भोजपुरी समकालीन, और उसका कविता विशेषांक और कहानी विशेषांक वो बहुत देखने योग्य है। दमदार है, दबिशान। हाँ, यह है कि उसमें बहुत सारे हिंदी के साहित्यकारों की जो रचनाएं थी उसको भोजपुरी में अनुदित करके भी डाला गया। यह भी अच्छी ही बात है, इसको बुरा मैं नहीं मानता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग जो मौलिक रूप में आते रहे वो नहीं हो पाया। भोजपुरी में एक जो सबको जोड़ने की बात थी वो लोग माने जुटते गए, और कुछ लोग छूटते भी गए, और छूटते गए सो अलग अपनी संस्था कायम करते गए। ये बात है। जब हम लोग इधर के सालों में आते हैं, इधर जब 2000 के बाद की बात मैं करता हूँ, पांडे कपिल वृद्ध हो जाते हैं, प्रोफेसर ब्रजकिशोर भी उम्र हो जा रही की है, भी अवस्था गिरती है, बीमारी हो जाती है। आपके पिताजी हैं नागेंद्र बाबू, उनकी आंख कमजोर हो जाती है। तो ये तमाम लोग हैं, इससे क्योंकि यहाँ पर सारे साहित्यकार जुटते थे, लोग आते जाते थे। डॉक्टर कमला प्रसाद मिश्र विप्र की चर्चा कैसे नहीं होगी, सच्चिदानंद सिन्हा की चर्चा कैसे नहीं होगी, जो सबको भोजपुरी में लिखने बोलने के लिए प्रेरित करते थे। अपने भले नहीं लिखा, लेकिन लोगों से भोजपुरी में ही बात करते थे। राजेंद्र बाबू भोजपुरी में ही बात करते थे। वो अलग बात है कि ये लोग नहीं करा पाए, भोजपुरी को संविधान की मान्यता दिला पाए, लेकिन भोजपुरी के प्रति एक मोह उनके भीतर भी था, इसको नहीं भूलना चाहिए। आज का जो आंदोलन का चल रहा है उसके विषय में, भविष्य के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम लोगों ने तो मैं बहुत कहना चाहता हूं कि देखिए, जो 2000 के बाद की बात है उसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हुई है जी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं अब कह दूंगा, लेकिन सब बात भोजपुरी समाज दिल्ली को याद करना चाहिए। अच्छा। भोजपुरी समाज दिल्ली को याद करना चाहिए। श्री अजीत दुबे जी जो जिसके अध्यक्ष थे, और आज हैं कि नहीं है मैं नहीं जानता हूं, अभी वो विश्व भोजपुरी सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। उस समय उन्होंने प्रयास किया, हाँ, शीला दीक्षित के समय में जब वो मुख्यमंत्री थी, और उस समय मैथिली भोजपुरी अकादमी की मान्यता मिली। जी जी, मैथिली भोजपुरी अकादमी की मान्यता मिली और उसका गठन हुआ। जो विश्व भोजपुरी सम्मेलन के प्रयास से आपको प्रयास हुआ तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीएचयू में भोजपुरी अध्ययन पीठ की स्थापना हुई, या पूर्वांचल विश्वविद्यालय में जो भोजपुरी की पढ़ाई स्नातक स्तर पर तृतीय वर्ष में एक पेपर के रूप में लगा था, जो अब बंद है, नहीं अब हो रहा है, उसको भी हम मान के चलेंगे, लेकिन वो सब हिंदी के माध्यम से था, वो भोजपुरी के माध्यम से बिहार की तरह नहीं था। इसलिए आज भी मैं कमी उत्तर प्रदेश के साथियों का गिनाऊंगा कि वे लोग ऐसा नहीं करवा पाए। वो लोग सिर्फ मनसायन की भाषा भोजपुरी को बना करके रखे, और वे लोग जब भोजपुरी में किताब निकालते हैं तो उसकी भूमिका हिंदी में लिख लेते हैं। भोजपुरी की किताब है तो भोजपुरी में भूमिका क्यों नहीं आप लिखिएगा भाई। और वही बात गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो एक पत्र के रूप में एमए में लगा तो हिंदी के माध्यम से लगा, उसको भोजपुरी भाषा और साहित्य के रूप में कब उत्तर प्रदेश के संस्थाओं में लगेगा, इसकी मुझे ललक है, और इसके लिए मेरी बेचैनी है, क्योंकि हम लोगों ने किया है। हाँ, इस सदी की बात मैं कहना चाहता हूं कि ये बात हुई। फिर हमको दी संडे इंडियन को कैसे भूल सकते, मैगजीन दी संडे इंडियन ने 14 भाषाओं में
एक भोजपुरी को चुन लिया जो गैर मान्यता प्राप्त भाषा थी, जिसमें उसने कई अंक निकाले मुझे साहित्यकारों याद है। को। उससे भी लोगों को क्यों नहीं जो उसके ओंकारेश्वर पांडे या अरिंदम चौधरी, ओंकारेश्वर पांडे और प्रमोद तिवारी को याद करूं, जिन लोगों ने इस चीज को चलाया और 100 साहित्यकारों का एक परिचय भी निकाला। बहुत बड़ी देन है, उससे भोजपुरी की एक पहचान बन। और व्हीलर पर वो किताब आई, जैसे भोजपुरी कहानियां पहले व्हीलर पर आती थी और तो कोई पत्रिका व्हीलर पर नहीं आई, ये सब जानना चाहिए। जी जी जी। और उन अखबारों का कैसे हम कहें जो मध्य प्रदेश से, बंबई से या पटना से, जिन्होंने भोजपुरी, रांची से जिन्होंने भोजपुरी का स्तंभ निकाला। गांधी जी के बकरी वगैरह जो है सब डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह का, त्रिपुरारी संत श्रीवास्तव का स्तंभ, गुरुचरण सिंह लिखते रहे हैं, तंग इनायत पुरी लिखते रहे हिंदुस्तान में, रामेश्वर सिंह काश्यप लिखते रहे नवभारत टाइम्स में, भोजपुरी लिखते रहे। इन सारे पत्र पत्रिकाओं ने, आज का तो अप्रतिम योगदान है जिसने मनमोध मास्टर की डायरी या चतुरी चाचा की चटपटी चिट्ठियां निकाली, भोजपुरी पर सामग्री निकालते रहे। उन सबको स्मरण करना होगा, उन सब की आंदोलन में भूमिका है, सारे अखबारों की आंदोलन में भूमिका है। सर एक बात मैं आपसे दूसरी भाषाओं में, अंग्रेजी में इंडियन फोकलोर, ह्यूमन इवेंट्स, प्राच्य विद्या, इन सारी पत्रिकाओं को भी याद करना होगा जो भोजपुरी पर सामग्री अंग्रेजी में छापते रहे। उनमें लिखने वाले लोगों का भी भाषाओं ने और पत्र पत्रिकाओं ने बहुत उदारता का परिचय दिया है भोजपुरी के साथ। 2007-8 में मैं बता रहा था कि मैथिली और भोजपुरी अकादमी का गठन अजीत दुबे उस समय भोजपुरी समाज के अध्यक्ष थे और हुआ। छठ की छुट्टी घोषित हुई, पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा एक, भले ठीक है भोजपुरी के लोग प्रयास करते हैं लेकिन हमारे पड़ोसी भाषाओं को भी उसका लाभ मिलता है। जैसे सरजू राय जो वहां के नेता हैं झारखंड के, या फिर आपको पीएन सिंह हैं या सीपी सिंह हैं या गढ़वा पलामू साइड के लोग हैं, इन लोगों के प्रयास से आज वहां भोजपुरी द्वितीय राजभाषा के रूप में लगी है। मांग इन लोगों की थी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मगही भाषियों को भी लाभ हुआ, हमारे मैथिली भाषियों को भी लाभ हुआ, अन्य भाषा भाषियों को भी उसका लाभ मिला, बंगालियों को भी मिला। प्रयास भोजपुरियों ने किया लेकिन मिला, लेकिन वो कैसे हम भूल जाएंगे उन लोगों को, ये है। तीसरी बात, हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को कैसे भूल सकता है। त्रिभाषा फॉर्मूला के अंतर्गत 2007-8 में जो राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 और बिहार राज्य पाठचर्या 2006 के आलोक में उन्होंने भोजपुरी का पाठ्यक्रम निर्धारित करवाया, पहले वर्ग से लेकर के 12वें वर्ग तक। प्रणम्य है। हाँ, उसकी कोई चर्चा नहीं होगी, क्यों नहीं चर्चा होगी उसकी? लोग छोड़ देते हैं या जान करके नहीं कहना चाहते हैं या भुला जाते हैं या नहीं पता है उनको, यही की बात हो सकती है ना, क्या हो सकती है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने त्रिभाषा फॉर्मूला के अधीन इन सारी भाषाओं का पहले वर्ग से, मैं उस पाठ्यक्रम समिति का मैं सदस्य रहा हूं। पांडे कपिल थे, डॉक्टर रिपुसूदन श्रीवास्तव थे, मैं था, गुलाब चंद्र अभय थे, डॉक्टर जयकांत सिंह सुन रहे हैं, वो भी थे उस पाठ्यक्रम समिति में। और उसी आधार पर उसने भोजपुरी और भाषा साहित्य का पाठ्य पुस्तक निर्माण भी शुरू करवाया एससीईआरटी से। और उसमें 12वां 11वां वाले कोर्स में उसके जो पाठ्यक्रम समिति थी, निर्माण समिति, उसमें मैं भी था, जयकांत सिंह थी, डॉक्टर सुदन श्रीवास्तव है, कविता वर्मा है, जितेंद्र वर्मा है, प्रोफेसर ब्रजकिशोर है, सबको जोड़ा नागेंद्र प्रसाद सिंह है, बाद में भेटिंग के लिए शंकर प्रसाद, ये लोग सारे लोग जुड़े।
और आज छठा तक का पाठ्य पुस्तक बन करके निर्मित होकर के तैयार है। उसमें से मैं 8वें तक की पुस्तक देख चुका हूं जो बिहार टेक्स्ट बुक कमेटी ने प्रकाशित कर दिया है। क्या उसकी चर्चा नहीं होगी? बिहार ओपन स्कूल ने मैट्रिक की परीक्षा में भोजपुरी को लगाया है, उसकी चर्चा नहीं होगी। और 2007-8 के समय ही नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने भोजपुरी में एमए की पढ़ाई शुरू की और उसके लिए पाठ्यक्रम बनवाया। और उस पाठ्यक्रम बनाने में एमए के 2 पत्रों का पाठ्यक्रम आलोचना का विकास और मैंने भी किया है। जयकांत सिंह भी हैं, नागेंद्र बाबू भी हैं, डॉक्टर लाल बाबू तिवारी थे, इन लोगों ने उसमें काम किया। वो देन नहीं है, वो आंदोलन का ही न स्वरूप था कि यहाँ पर डिमांड हो रहा था, मांगा जा रहा था और यहाँ की सरकार ने उसको दिया। और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने भी एक काम किया था, इग्नू में उन्होंने लगवाया था। शत्रुघ्न, उसके बाद की बात है। उसी समय जब नालंदा ओपन में हो रहा था, एससीईआरटी में हो रहा था, उस समय इग्नू ने फाउंडेशन पाठ्यक्रम शुरू करवाया, अब बाद में सर्टिफिकेट के लिए करवाया। उसमें आप लिखने गई थी, मैं भी गया था, जयकांत सिंह भी थे, गोरख मस्ताना, संतोष पटेल सर्टिफिकेट कोर्स में भी पहुंचे थे, बहुत सारे लोग थे, प्रमोद तिवारी थे, क्या नाम है उनका, सुधीर थे, प्रेमशीला शुक्ला थी, सारे लोग थे। लेकिन क्या हुआ उस सर्टिफिकेट कोर्स का मैं नहीं जानता हूं, न हम लोगों की सामग्री वापस हुई, न हम लोगों को न वो छपा, न वो पाठ्यक्रम के बारे में पता है। लेकिन बिहार के विद्यालयों में तो भोजपुरी पढ़ाई हो रही है और उस आंदोलन की ही देन है कि आज भोजपुरी के कई शिक्षक एमए करके, बीएड करके भोजपुरी पढ़ा रहे हैं। 1996 के दशक की बात मैं एक और करना चाहता हूं कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट ने भोजपुरी को लागू किया, जिसकी देन डॉक्टर जयकांत सिंह जय हैं, रविंदर साहबादी हैं, प्रदीप ओझा भास्कर हैं, पन्ना लाल चौरसिया है। इन लोगों ने बेट निकाला था, उसमें उसी आधार पर जयकांत सिंह को यहाँ लेक्चर में बहाली। कैसे हम भूल जाएंगे कि बिहार ने यह काम किया, हम लोगों का प्रयास काम किया। और आज जो लोग एमए करके भोजपुरी में कुंवर सिंह से, नालंदा से और बीएड करके आज जो शिक्षक के रूप में बहाल हुए हैं कुछ जगहों पर, केदारनाथ पांडे एमएलसी के योगदान को कैसे भुलवा दीजिएगा। उन्होंने प्रयास किया है और शिक्षकों की बहाली करवाई है। उनकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? आप भविष्य अब इधर हम आते हैं, इधर बहुत सारी संस्थाएं आ गई हैं, अब बहुत सारी संस्थाएं आ गई हैं जो अपने अपने ढंग से कहती हैं कि काम कर रहे हैं। वो चाहे जन जागरण अभियान हो, स्वाभिमान आंदोलन हो। तो स्वाभिमान आंदोलन वालों का कहना है कि हम अश्लीलता के खिलाफ काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, करिए, अपने ढंग से करते रहिए। जन जागरण अभियान वाले कह रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन करके करेंगे। उसके बीच में भी काम चल रहा है। मैं ज्यादा समय हो गया है इसलिए मैं समेटने की कोशिश में करूंगा और मैं कहना चाहता हूं कि भविष्य की ओर चलना है। ये आज जो सारी बातें हुई हैं, मैथिली अकादमी भोजपुरी अकादमी गठित हुआ है, उसने अभी बहुत सारा लोगों को लिखने के लिए असाइनमेंट दिया, बहुत सारा कुछ आयोजन किया। तो उसमें से इतिहास का लेखन हुआ है, कविता के इतिहास का। मनोज भावुक ने उस समय सिनेमा के इतिहास को लिखा है। कई लोग ऐसे हैं जिनका सुनते हैं कि उन्होंने उपन्यास पर लिखा है, किसने लोकगीत पर लिखा है। वो तो सामग्री सामने आएगी तो पता चलेगा कि कैसा लिखा गया है, क्या लिखा गया है, वो बाद की बात होगी। लेकिन मैथिली भोजपुरी अकादमी ने कुछ काम शुरू किया है, कुछ लोगों को मंच दिया है, कुछ गायकों को बुलाया है, तो कुछ कर रहे हैं, अपने ढंग से कर रहे हैं। उसमें कुछ विवाद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो अलग बात है। मैं भोजपुरी अध्ययन केंद्र बीएचयू वाले के बारे में भी 2 शब्द कहना चाहूंगा। यह हमें पड़ताल करना पड़ेगा कि वो स्थापित भोजपुरी के लिए हुआ है, तो वहां पर भोजपुरी का काम कितना हो रहा है और किस रूप में हो रहा है।
अगर भोजपुरी के संस्थाओं में हिंदी का ही एजेंडा लेकर बैठे लोग उसको चलाते रहेंगे तो ये आंदोलन और भोजपुरी का भविष्य धूमिल करेंगे। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि ये लोग थोड़ा सा भोजपुरी के प्रति अपने को समर्पित करें। अब हिंदी चाहे को वो भी डर लगने लगा। लखनऊ के किसी विश्वविद्यालय में भी भोजपुरी का अध्ययन केंद्र एक खुला है, वो नाम मैं भूल रहा हूँ उस विश्वविद्यालय का, उससे भी मेरी विनती है। हाँ, इधर एक बहुत खुशी की खबर मिली है उत्तर प्रदेश से कि कुछ जिलों में कुछ वर्ग तक प्राथमिक स्तर पर भोजपुरी को पढ़ाएंगे, अवधी को पढ़ाएंगे, बुंदेलखंडी को, बघेली को पढ़ाएंगे। ये ऐसा अगर निर्णय हुआ है तो उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं वहां की सरकार को, लेकिन उससे मांग करता हूं कि वहां के मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री से सबक ले। ये गैर भोजपुरी भाषी है और गैर भोजपुरी भाषी है नीतीश कुमार। इन्होंने लिखवा करके भी अपनी सरकार से डिसीजन लेकर के भी भेजा है भारत सरकार को कि भोजपुरी को मान्यता दी जाए। उस चिट्ठी को नहीं भूलना चाहिए। उसी तरह से मैं चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी संसद में भोजपुरी के बारे में बोलते रहें और गोरखपुर में भी आयोजन करते रहें। आज जब मुख्यमंत्री हैं तो जो अपने स्तर से काम कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? और जो लोग जिन लोगों की पैठ उन तक है, हाँ, जिन लोगों की पैठ उन तक है भोजपुरी के साहित्यकारों विद्वानों की, यूपी वाले भाई लोग जो लोग ही सुन रहे हों, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि वे उनसे कहें कि वे भोजपुरी अकादमी वहां गठित करें, विश्वविद्यालयों में पूर्ण भाषा और साहित्य के रूप में उसको मान्यता दें और उसको मान्यता दें और जो स्कूल पर मातृभाषा के रूप में मान्यता दे करके प्राथमिक विद्यालयों से उसकी पढ़ाई को शुरू करवाएं। मेरा यह निवेदन है और वहां के साहित्यकारों, वहां के विद्वानों और वहां के लोगों की यह जिम्मेवारी बनती है कि वे लोग ऐसा करवाएं। एकेडमिक्स में रहने से बहुत मजबूत आधार मिलेगा। हाँ। और जो मैंने कहा कि संस्थाएं लगी हुई हैं, लेकिन मान लीजिए कि हम कुछ हम तो समझ रहे हैं कि हमारी संस्था यह काम कर रही है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको उस पर अलग से बैठ करके एक तीसरे थर्ड पर्सन के रूप में आपको सोचना चाहिए कि हमने जो किया, हम जो कर रहे हैं, उसका प्रभाव दूरगामी क्या होगा। अगर हम उन लोगों के साथ धरने पर बैठ जाएंगे जिन लोगों के कारण हमारी भाषा की मान्यता रुक गई, जिन भाषाओं के कारण हमारी भाषा की मान्यता रुक गई, हमारी भाषा की डर भाषा को कह रहे हैं क्या, डर भाषा को नहीं है, संध्या जी भाषा की दुकान चलाने वालों को है और होना भी चाहिए। बिल्कुल विष्णुदेव जी एकदम सही कह रहे हैं। जो भाषा की दुकान चला करके अपना सीट साध रहे हैं वो लोग कभी भोजपुरी का कल्याण नहीं कर सकते। तो वो देखना चाहिए कि जिन भाषाओं के कारण हमारी भाषा की मान्यता रुक गई, उसी को अड़चन के रूप में खड़ा कर दिया गया कि तो 32 भाषाएं मांग रही हैं, 38 भाषाएं मांग रही हैं। अब उन्हीं लोगों को जोड़ करके हम धरने पर बैठ जाएं, हम प्रदर्शन करें, तो फिर क्या संदेश जाएगा और फिर हमारी स्थिति क्या होगी, इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं किसी का, मेरे मन में जो बात उठी है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं प्रत्यक्षदर्शी जरूर हूं 5 पीढ़ियों का। और जहां बात मुझे कचोटती है, वो बात मैं जरूर कहूंगा। सुदय जी आ गए हैं, अभी नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ उनको भी सुनने की जरूरत इसमें थी। अगर वो नहीं सुने हो तो बाद में इसको जरूर सुन लेंगे, ताकि उनको कुछ कहना होगा तो हमसे जरूर कहेंगे, ताकि आगे भविष्य में मैं सुधारूंगा, चाहे जोड़ूंगा, या उनको अगर कोई बात बुरी लगी होगी तो उसकी सफाई भी दूंगा।
क्योंकि जो बात मैं कह रहा हूं उसमें कहीं ना कहीं वैसे लोगों से उनका भी जुड़ाव है और उनसे मुझे बहुत उम्मीद है, भोजपुरी को बहुत उम्मीद है कि भोजपुरी को वो आगे ले जा सकते हैं और उनको ले जाना भी चाहिए। भोजपुरी की जमीन से आज हिंदी में है जरूर, हिंदी में उनकी बड़ी पूछ है, लेकिन भोजपुरी की जमीन से ही उनकी पहचान बनी। मुझे याद है वैसे सारे लोगों से, प्रकाश उदय के माध्यम से मैं वैसे सारे लोगों से जिनकी जमीन भोजपुरी पर खड़ी होकर के बनी है और जो हिंदी की तरफ शिफ्ट कर गए हैं, उन सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ ये बात। तो मेरा कहना है कि वैसे लोगों हमको बचना होगा, कहीं हम भोजपुरी के हित के फेर में अहित तो भोजपुरी का नहीं कर रहे हैं। उस पर थर्ड पर्सन, तृतीय पुरुष के रूप में, अन्य पुरुष के रूप में खड़ा होकर के उसको विचारना होगा, तब हमको अपनी गलती दिखाई पड़ेगी और भविष्य हमको कैसे हमारा संवरेगा। रह गया भविष्य की बात, मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं वैसे सांसदों का। अर्जुन राम मेघवाल भोजपुरी के सांसद नहीं है, राजस्थानी के। रवि किशन को भी मैं पूरी तरह से भोजपुरी को नहीं मानता हूं, लेकिन जब से आए हैं तब से उन्होंने चलाया है। और उन तमाम लोगों का, भोगेंद्र झा से लेकर के, प्रभुनाथ सिंह सांसद से लेकर के, वो बंगाल के सांसदों का या दक्षिण भारत के सांसदों का, जिन लोगों ने समय समय पर भोजपुरी की बात को उठाया है, समर्थन किया है, देते रहे हैं। मार्क्सवादी थे मुखर्जी साहब, जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बार भोजपुरी में किसी को बोलने के लिए कहा और जब बोले तो कहा कि देखिए कितनी समझ की भाषा है, कितना मीठी भाषा है, और उन्होंने संसद में बोलने का मौका दिया था। क्यों नहीं हम उनको याद करेंगे कि भोजपुरी को उन लोगों ने एक पहचान दी, एक काम की। अगर भोजपुरी हारी है तो अपनों से हारी है। इसके 60-70 सांसद सिर्फ सड़क और बिल्डिंग और नाला और पोखरा खुनवा करके काम कर रहे हैं, लेकिन भाषा जिससे अस्मिता पहचान है, भाषा बचेगी, संस्कृति बचेगी तो आपका भी वजूद रहेगा। ये भूल गए हैं, कल होकर के आपको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा और भी वे सजग हो जाएं। और जिसके लिए अजीत दुबे प्रयासरत हैं। जैसे ही वर्तमान लोकसभा का रिजल्ट आया तो उन्होंने सांसदों की एक बैठक बुलाई, उसमें कुछ लोग भाग लिए, उनको सम्मानित किया और भोजपुरी के लिए उन्होंने अपने ढंग से काम शुरू किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं, उसी विश्व भोजपुरी सम्मेलन के आज अध्यक्ष हैं, भोजपुरी समाज के हैं, वो भोजपुरी के साहित्यकार नहीं है, इसलिए उनके मन में साहित्यकारों के बीच में जो दुराव छिपाव होता है, जो अपने को प्रोजेक्ट करने की बात होती है, सो नहीं है। वो अलग से एक प्रयासरत है, उनकी एक पहचान है। इसको मानना चाहिए कि वैसे लोगों को वे जोड़ भी रहे हैं और तैयार भी करा रहे हैं। और उन्होंने रवि किशन जी को प्रधानमंत्री के पास भेजा भी था, संसद में भी बात उठी है और आगे मैं समझता हूं कि इसका उचित समय पर उचित कुछ लाभ भी मिलने वाला है। अन्यथा मंचों से, ओपन मंचों से तो लोग आते हैं, मंत्री आते हैं, नेता आते हैं और बोल करके चले जाते। 2006 में सासाराम अधिवेशन में मीरा कुमार आई, रघुवंश बाबू आए, कहे कि इसी शीत सत्र में लागू हो जाएगा, नहीं हुआ। पटना अधिवेशन में 2013 में भाजपा वाले लोग मंच पर आए और बोल करके चले गए कि मोदी आई हैं तो लागू हुई। कुछ लोग हैं हम में से जो भोजपुरी वो लोग बोल देते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं हम लोग, वाह भोजपुरी बोल देना। तो प्रधानमंत्री जी भोजपुरी बोल दे रहा, लेकिन प्रधानमंत्री के जय जय हम तहिया करब जहिया भोजपुरी के लागू करिए। बाप रे, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। हम जय जय जरूर करब, हमने क्या भोजपुरिया कहे ना जय जय करी। भोजपुरिया कृतज्ञ ना हो, भोजपुरी वाले कृतज्ञता नहीं करते हैं दूसरे के लिए। जब दूसरे की रक्षा में ये लाठी उठाते हैं, कहा ना ग्रियर्सन ने कि भोजपुरी जो काम बंगाली अपनी कलम से करते हैं, भोजपुरिया अपनी लाठी से करते हैं। तो भोजपुरिया दूसरों के लिए लाठी भांजना
भाजते रहे हैं भोजपुरिया लोग, देश के लेकिन जब लिए, अपने लिए दूसरों के लाठी लिए। उठा लेंगे तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये बात हाँ ब्यूरोक्रेट्स को भी सोचना चाहिए, टेक्नोक्रेट्स को भी सोचना चाहिए, और जो राजनीति में है उनको भी सोचना चाहिए। ये उसको जगाया नहीं जा रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो लोग भी सुन रहे हैं, अभी तक जो आंदोलन रहा है, लेखन का हो, संगठन का हो, चाहे जैसा भी आंदोलन हो, वह आंदोलन सीमित लोगों के बीच में रहा है। हम लोगों को अपने आंदोलन को जनता के बीच ले जाना होगा। जनता जो भोजपुरी भाषी जनता है, वो भोजपुरी बोल करके अपना इतिश्री समझ लेती है, लेकिन उसको बताना होगा कि भाई भोजपुरी को जब तक मान्यता नहीं मिलेगी, जब तक तुम वोट से नहीं डरवाओगे, अपने वोट से अपने नेता को नहीं डरवाओगे, और जब तक उसको डर नहीं पैदा होगा कि अगर तुम भोजपुरी को मान्यता नहीं देंगे तो वोट नहीं मिलेंगे, तो अब तक वो भोजपुरी का काम नहीं करेंगे। और भोजपुरी का काम नहीं होगा तो तुम्हारे बाल बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अगर भोजपुरी एक पेपर के रूप में अगर भोजपुरी की मान्यता मिलती है तो विभिन्न स्तरों पर भोजपुरी भाषी लोगों की बहाली होगी, भोजपुरी पढ़ने वालों की बहाली होगी, भोजपुरी में अनुवादक बहाल होंगे, लेखक विशेषज्ञ बहाल होंगे, लेक्चरर बहाल होंगे, टीचर बहाल होंगे, हर स्तर पर उसका सारा कुछ शुरू होगा। तो जी जी वो बात मैंने वही बात कही है सौरभ जी। तो होगा तो हम लोगों को, हाँ हम लोगों को जन जागरण की तरफ जाना होगा, और जन जागरण की तरफ जाकर के जनता को जागरूक बना करके भोजपुरी मान्यता के लिए आवाज बुलंद करने की बात करनी होगी। दिल्ली में, पटना में बैठ करके नहीं होगा, अपने साहित्य को जनता तक फैलाना होगा, अपनी बात को जनता तक फैलाना होगा, और इसके लिए कुछ लोगों को आगे आना होगा जो दिल्ली और पटना, लखनऊ में बैठ करके, बनारस में बैठ करके काम कर रहे हैं, उनको मेरे गांव में आना पड़ेगा, हमारे गांवों में आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये भोजपुरी के प्रति जागरूक हुई। इतना ही कह करके मैं समाप्त करूं क्या? आपने बताई और बहुत खास बातें आपने बताई, जमीनी बातें बताई। लंबे समय तक बात करके भी बात पूरी नहीं हुई, अभी बहुत लंबी और बात, एक और चर्चा करने की जरूरत है। डॉक्टर मिश्रा, आपने बहुत लोगों के आई ओपनिंग का काम किया, आंख खोलने का आपने काम किया। आपके भीतर गहरा समुंदर हिलोरे ले रहा है, लग रहा है कि एक एपिसोड में यह काम तो होगा नहीं। देखिए संध्या, मैं तीन बात करना चाहता हूं कि जो बात आप कर रही हैं, आप सही कह रही हैं। देखिए, व्यक्ति लोगों पर अलग से विचार करना होगा, संस्थाओं पर अलग से विचार करना होगा, फिर पत्र पत्रिकाओं अखबारों पर अलग विचार करना होगा कि क्या क्या किया है, तब और बात खुल करके आएगी। 1.5 घंटे के समय में 75 वर्ष का इतिहास, भूगोल नहीं बताया जा सकता, क्योंकि गंगा में बहुत पानी बह चुका है, नारायणी में बहुत पानी बह चुका है, सोन में बहुत पानी बह चुका है, गोमती में बहुत पानी बह चुका है। इसलिए उस सबको जानने के लिए, उन लोगों के बारे में जानने के लिए, मैं कैसे कहूं, क्यों नहीं उस आदमी की चर्चा होगी, रामदेव द्विवेदी अलमस्त, जब अमेरिका के लोगों को नेपाल में भोजपुरी पढ़ाने गए। वो आए थे कृषि में कुछ परिवर्तन के लिए, और खोजा गया तो कौन पढ़ाएगा, तो रामदेव द्विवेदी अलमस्त। वो जमशेदपुर में भी रह चुके हैं, हमारे शिक्षक भी रह चुके हैं, और उनको शूट एट साइट का ऑर्डर नेपाल में हो गया था बाद में चल करके, शूट एट साइट, रामदेव द्विवेदी अलमस्त को। ऐसे लोग थे, और भाग करके वहां के वीरगंज कॉलेज के फाउंडर लेक्चरर थे हिंदी के, वहां के प्रिंसिपल ने इनकी जान बचाई, उनको भगाया वहां से, और वो अमेरिका को, ये बात मैं कह रहा हूँ 40 के दशक, वो अंग्रेजी भोजपुरी पढ़ाने गए थे। उनकी चर्चा कैसे नहीं हुई? भोजपुरी का तो फैलाव वहां से भी हुआ है।
वहां से जी जी। और नेपाल में जो नेपाल में जो दीपनारायण मिश्र इन लोगों ने किया, मॉरिशस के लोगों ने किया, ये तो सारे लोग भोजपुरी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ भारत की बात आपसे मैंने की है। अभी नेपाल की बात होगी, मॉरिशस की बात होगी, फिजी की बात होगी, आपसे ये ब्रिटिश गायना की बात होगी। करने वाली थी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ को लाने वाली थी, पर चर्चा इतनी गंभीर हो रही थी कि मैं बीच में मुजफ्फरपुर में एक बात मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। दूसरे भाषा भाषी ने हमको बताया, हम लोग यहाँ कार्यक्रम कर रहे थे, जयकांत सिंह उसके गवाह हैं, बीरल जी थे, डॉक्टर रिपुसूदन श्रीवास्तव थे, और वो कार्यक्रम हो रहा था भोजपुरी पर, एक विचार गोष्ठी थी और उसमें बहुत सारे लोग जुटे हुए थे, शामियाना वगैरह लगा हुआ था, और हम लोग बोल रहे थे भोजपुरी के बारे में। एक सरदार जी आए कि हमको भी 2 मिनट का समय दिया जाए, और सरदार जी ने कहा कि मैं एम्स्टर्डम में रहता हूं, और एम्स्टर्डम में रहता हूं, और मैं सिख हूं, और मैं सिख हूं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि एम्स्टर्डम में 25 मिनट का प्रतिदिन कार्यक्रम भोजपुरी में आता है। भोजपुरी गीत प्रसारित होते हैं, भोजपुरी में बातें होती हैं। शायद आप लोगों को जानकारी नहीं है, मैं चाहता था कि यह जानकारी आप लोगों को दूं। बहुत सारे जगह बहुत बातें छिपी हुई हैं, उनको खोजने की, उनको जानने की, उनको गहन पड़ताल की जरूरत है और बात करने की जरूरत है। और मैं बहुत बात नहीं भी कह पाया, बहुत बातें छूट गई, बहुत सारी बातें छूट गई। मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैं बहुत और चर्चाएं करने वाली थी, मैंने कोशिश की है। अगर कुछ छूट गई हो और जिन लोगों को लग रहा हो कि छूट गई है, तो मुझे याद दिलाएंगे, और उनसे मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि यहाँ समय भी सीमित है और अवसर कम है। इसलिए मैं माफी मांगते हुए आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन लोगों ने मुझे देखा, सुना, और संध्या ने मुझसे बहुत अच्छे सवाल किए और मैंने मुझे कहने का अवसर दिया। मनोज भावुक जी का, उनकी परिकल्पना है, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारी पीढ़ी के बाद संध्या, मनोज भावुक, मिथिलेश गमरी जैसे लोग ही भोजपुरी में आए हैं। प्रकाश उदय हैं, सौरभ जी हैं, ये सारे लोग उसके बाद की हैं। जयकांत सिंह हैं, फिर आपको रविंद्र रवि तो पता नहीं कहाँ चला गया वो लड़का, वो बहुत जुनरवी लड़का था, कम उम्र में ही उसने कई आयोजन किए, उसकी चर्चा कैसे नहीं हो, लेकिन उसको किसी ने गायब कर दिया, उसका कोई अता पता नहीं है बरसों से, और हम उसको बहुत मिस करते हैं इस आंदोलन में, क्योंकि वो आंदोलन का हिस्सा था, इसलिए मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। तो ये सब बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो नहीं कही जा सकी हैं, आगे कही जाएंगी, फिर मौका मिलेगा तो। जेपी द्विवेदी जी आए थे, वो बोल रहे हैं कि अभी तक खाली पुरनके बात के चर्चा भाई, देखिए अभी भविष्य की बातें और हम लोग को बाकी है करनी, और मैं और भविष्य की बातें कही थी ना, जेपी द्विवेदी जी ने सही कहा है। देखिए, जो साहित्य सरिता के माध्यम से, चाहे भोजपुरी संगम के माध्यम से, या ये लोग जो कर रहे हैं, या जो ट्रस्ट, ये लोग भी तो काम में लगे हुए हैं, इन लोगों की चर्चा नहीं हो पाई है, तो उन्हीं लोगों से तो मैं माफी मांग रहा हूँ। हाँ, क्योंकि भूतकाल की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन भूतकाल जो अपने नींव को नहीं देखेगा, जो अपने नींव को नहीं जानेगा कि हमारी नींव कितनी मजबूत है, तो आगे का बिल्डिंग कैसे खड़ा करेगा। इसलिए जेपी द्विवेदी जी, भूत को पहले पूरी तरह जान लीजिए कि हमारी नींव कितनी मजबूत है और उस पर कैसी बिल्डिंग हम खड़ा कर सकते हैं। तो आप लोगों का तो भविष्य आ रहा है, भविष्य आप ही लोगों का है। हम लोग भी तो अब 70 वर्ष में हैं, अब माने आजकल जब जितने जल्दी में चले जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन भविष्य तो आप ही लोगों का है कि आप लोग युवा हैं। आप हो केशव मोहन पांडे हो, सुमन जी हो, बनारस से काम कर रही हैं, उनकी भी एक दृष्टि है, काम कर रही हैं, वो सारा लोग, चाहे और लोग जो भी काम कर रहे हैं, तो सबका अपना अपना ढंग है, अपने अपने ढंग से काम। भविष्य पर चर्चा करें जी 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 जी, उस पर वर्तमान और भविष्य की चर्चा अलग से हो तो ज्यादा बात निकल के, जी जी जी, सिर्फ वर्तमान और भविष्य की चर्चा हो तो उसमें इन सारे लोगों को समेटा जाए, सारे लोगों की बात है। बहुत
और मैं जेपी द्विवेदी जी का आज तो धन्यवाद बहुत ही ज्ञापित करता गहरी हूँ चर्चा कि हुई। उन्होंने बीच में उन्होंने नहीं लिखा, तो बीच पहले चर्चा हो जाती। असल बात है कि बहुत सारी बातें दिमाग से उतर जाती हैं। तो मैं फिर जी माफी चाहते हुए, जिन लोगों का छूट गया हो नाम, जिन लोगों की चर्चा छूट गई हो, जिन संस्थाओं की चर्चा मैं नहीं कर पाया हूँ, उस सबसे माफी चाहता हूँ। और फिर कभी आगे आऊंगा तो अगर मौका मिला, अवसर मिला, इन लोगों ने दिया, तो मैं जरूर कहूंगा। धन्यवाद आप सबों का, जी बहुत जी। बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चर्चाएं अभी बाकी रह गई सर, हम लोग फिर आएंगे और फिर हम लोग बार बार चर्चा करेंगे। कभी दूसरे हमारे विशेषज्ञ से, कभी दूसरे विद्वान से, कभी आपसे पुनः चर्चाएं होती रहेंगी। और जितने हमारे दर्शकों की आकांक्षाएं हैं हम लोग बार बार देखते हैं, और उसके आलोक में हम लोग अपने विद्वानों को बुलाते हैं, अपने अतिथियों को आमंत्रित करते हैं। आपके कमेंट्स के आलोक में हम आगे की कार्रवाई तय करते हैं। मेरे दर्शकों, इसी तरह आप हमें बताते रहिए, दिग्दर्शन करते रहिए, हमारा मार्गदर्शन करते रहिए, ताकि हम लोग भोजपुरी डायरी के माध्यम से भोजपुरी की सेवा, माई भाषा की सेवा कर सकें। बहुत सारे भविष्य के पहलू छूट गए हैं। थोड़ा सा सर मैं आपको याद दिला दूं कि नए आंदोलन में नए नए पक्ष भी उभर के आए हैं, जिसमें दलित चेतना है, स्त्री चेतना है। ये सब भी आंदोलन के पहलू थे जिन पर मुझे चर्चा करनी थी, आगे चर्चा दलित चेतना, स्त्री चेतना, दलित चेतना और स्त्री चेतना तो भोजपुरी में बहुत पहले से है। आप महेंद्र मिश्र से उठा लीजिए, हीराडोम से उठा लीजिए। ये चेतना आज की नहीं है, बहुत पुरानी चेतना है, उसको लोगों ने आगे बढ़ाया है। और मैं एक बात और भूल गया, मैं जो मेरी ही संस्था है, मेरी ही पत्रिका है भोजपुरी मंथन, वेब पेज, उसकी चर्चा मैं नहीं कर पाया, जलज की चर्चा नहीं कर पाया। तो बहुत सारी बातें छूट जाती हैं, अपने ही लोग छूट जाते हैं, अपने ही लोग छूट जाते हैं। कई बार मैं कोयली ही छोड़ रहा था तो विष्णुकांत जी ने याद दिलाया कि 8 वर्षों तक मेरी पत्रिका निकली थी, और धीरज कुमार भट्टाचार्य को भूल रहा था। ये बात नहीं है, मनसा नहीं है किसी को छोड़ने की, मनसा नहीं है, और मनसा सही है हमारी। और चूंकि मैंने क्या किया है ये मैंने नहीं बताया है, लोगों ने क्या किया है ये मेरा बताने का ध्येय यह है। इसलिए फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत गौरवशाली इतिहास का आपने बहुत सुंदर चित्र खींचा। आपके लिए जितना आभार आपको प्रकट किया जाए भोजपुरी डायरी के इस पन्ने से, बहुत बहुत आभार। कम होगा यह आभार, आभार जैसे शब्द छोटे पड़ रहे हैं। आज के भोजपुरी डायरी के इस पन्ने पर आपका हस्ताक्षर स्वर्णाक्षरों में रहेगा। हमेशा इसको मढ़ करके हम लोग रखेंगे। आप हम लोग के बीच में हमेशा रहेंगे, याद किए जाएंगे। आपकी छत्र छाया यूं ही बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और भोजपुरी डायरी के पन्ने से आज आपको आभार प्रकट किया जा रहा है सर। अचीवर्स जंक्शन आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है इतनी गहन जानकारी के लिए। मैं अपने दर्शकों का भी आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहे, सक्रिय रहे, बेबाक रहे। और इसी तरह आपकी बेबाकी, आपकी सक्रियता, आपके जुड़ाव की आकांक्षा रखते हुए हम लोग फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। भोजपुरी डायरी के पन्ने पर एक नया इतिहास लिखेंगे, नए अतिथि के साथ। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज उदास बोल रहा हूं और मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मेरे मित्र और उर्दू अदब के बहुत जाने माने शायर जनाब अजय पांडे यानी अजय साहब उनका तखल्लुस है, वो रविवार 5 जुलाई को सुबह 11 बजे अचीवर्स जंक्शन चैनल पे ऑनलाइन होंगे और उर्दू साहित्य के बारे में, अपनी शायरी के बारे में बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि आप ज़रूर ये ऑनलाइन चैनल पे अचीवर्स जंक्शन चैनल पे वो ज़रूर देखें आप और उनकी बातें सुने। तो भूलिएगा मत, 5 जुलाई संडे सुबह 11 बजे अचीवर्स जंक्शन चैनल। और ये ख़ास कहना चाहूँगा कि अजय साहब जो है वो उर्दू अदब के बहुत जाने माने शायर हैं। उनकी शायरी में गहराई है, उनकी शायरी जो है वो बहुत सारे फनकारों ने गाई भी है। और उनका एक मजमुआ, उनकी एक किताब जो है मैं उर्दू बोलूं, वो बहुत लाजवाब है। वक्त मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। तो देखिए ज़रूर उनको रविवार 5 जुलाई को अचीवर्स चैनल जंक्शन पे सुबह 11 बजे।
इश्क का राग जो गाना हूँ मैं उर्दू बोलूँ, किसी रूठे को मनाना हूँ मैं उर्दू बोलूँ, बात नफ़रत की हो करनी तो ज़बानें कितनी, जब मुझे प्यार जताना हो मैं उर्दू बोलूँ। आदाब दोस्तों, मैं उर्दू का छोटा सा सिपाही अजय साहब आ रहा हूँ 5 जुलाई रविवार सुबह 11 बजे अचीवर्स जंक्शन के तहत और तरन्नुम कार्यक्रम में। आप सभी से गुजारिश है कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। शुक्रिया। Achievers Junction, Achievers Junction, Achievers Junction, Achievers Junction.